सामने आई हूं नासिर, और मरने नहीं मारने। पिछली बार तेरी सजा में जो कमी रह गई थी ना, आज पूरी होगी। हमसे लड़ोगी, वो भी इस हाल में। तुझे क्या लगा नासिर, मैं गर्भवती हूं तो कमजोर हूं? एक बात सुन ले, कोई मां कमजोर नहीं होती। हर जीवन में ईश्वर का अंश होता है, और वो अंश जिस मां के अंदर पल रहा हो, उस मां की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। तू किसी मराठी से डरे या ना डरे, ईश्वर से डरना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो मेरे पति और पुत्र से पहले महादेव तुझे दंड देंगे। लोगों को गुस्से से पागल होते हुए कई बार देखा था, मगर आज पहली बार किसी को डर कर पागल होते हुए देख रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि भगवान आकर तुम्हें बचाएगा? तो ठीक है, फिर बुलाओ अपने भगवान को और बोलो उन्हें कि आकर बचा ले। हमें मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा? किसी ने भी भेजा। क्या अंतर पड़ता है? ये सत्य तो नहीं बदल जाता कि तुम एक गद्दार हो। अब तुम भी मरोगे बालाजी, और तुम्हारा परिवार भी। तुम्हारा बेटा बाजी कमबख्श के साथ लड़ते हुए पहले ही मर चुका है। अब तक तुम्हारी पत्नी और दोनों बच्चे मर चुके होंगे। हमारी पत्नी और बच्चे सातारा में हैं, और तारा रानी साहब के होते हुए उन पर आंच भी नहीं आएगी। बताओ, हमारी पत्नी कहाँ है? कौन मारने वाला है उन्हें? राजे ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों को कैद से रिहा कर दिया है। वो सासवड़ की तरफ वापस जा रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वो सासवड़ की तरफ नहीं, मौत की तरफ जा रहे हैं। बाजी,
सरकार और हमारे बच्चों को कुछ हुआ होता तो उससे पहले हमारे प्राण चले गए होते। वो जीवित है। जीवित है तो कहाँ है? मेरी आई को यही लात मारी थी ना? और माँ को बचाने के लिए भगवान को धरती पर नहीं आना पड़ता, क्योंकि माँ स्वयं धरती पर भगवान होती है। और तूने मेरी माँ को, मेरे भगवान को चोट पहुंचाई, और इसके लिए मात्र एक ही दंड है, मृत्युदंड। बाजी, आई, 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 आई उठाई, आई तो ठीक है ना? मुझे घर लेके चलवा जी। हम घर जा रहे हैं, आई, हम घर जा रहे हैं। उठ आई, आई, उठ, आई, उठ, आई। काका, क्या बात है बेटा? काका, मुझे आपकी हाथ गाड़ी की आवश्यकता है। हाथ गाड़ी की? लेकिन मना मत कीजिएगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। काका,
पापा बाजी, बालाजी बच के निकल गए, उनका परिवार बच के निकल गया। राधाबाई कैसे बच गई? ये कैसे संभव है कि उन्हें अपने रिहाई के पीछे छुपी हमारी चाल पता चल गई हो? माँ के मन से कुछ छुपा नहीं रहता राजे। ऐसा है? आपने हमारा विरोध किया, आपने राधाबाई को चेतावनी दी। मौका मिलता तो जरूर बताते, पर लगता है राधाबाई ने आपका छल स्वयं पहचान लिया। आखिर वो बाजी जैसे पुत्र की माँ है, बालाजी की पत्नी है, इतनी राजनीति तो समझती ही होंगी। आप एक देशद्रोही, उसके बेटे, उसके परिवार की प्रशंसा कर रही हैं। हम किसी के पुत्र की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बस अपने पुत्र को ये कह रहे हैं कि वो राजनीति में अभी बहुत कच्चे हैं। यहाँ मौका एक बार मिलता है राजे, और जो मौका खो देता है उसे देर सवेर सिंहासन भी खोना पड़ता है। अरे चिमना, चिमना बाहर निकल। अरे चिमना, चिमना उठ। आजा चिमना, बाहर आ जा। नींद खुल गई श्रीमान चिमना जी साहब। नींद के साथ साथ धोती भी खुल गई। अरे चिमना कहाँ भाग रहा है? बच्चे कहाँ हैं?
क्या मस्ती सूझ रही है तुम लोगों को? अहो काय झालंय? ये देखिए क्या हाल किया इस वानर सेना ने। कितनी बार समझाया तुम्हें? हाँ काय? कितनी बार बताया कि जो काम हाथ में लिया है उसे ठीक से पूरा तो करो। नहीं 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 नहीं, वैद्य जी ने मना किया है। वैद्य जी ने मना किया है। मुझे सताना नहीं है, आप मुझे सता नहीं सकते। वैद्य जी ने मना किया मुझे सताने के लिए। सताने के लिए मना किया है, नहाने के लिए नहीं सरकार। आओ नहीं नहीं। ईशु तो इतना रो क्यों रहा है रे? मैं रो नहीं रहा, मना तू नहीं रोक पा रहा। अच्छा बता, बाकी सब कैसा है? परशु कैसा है? परशु के पिता को किसी और गांव में काम मिल गया तो वो लोग गांव छोड़कर चले गए। और मैं उससे अंतिम बार मिल भी नहीं सका। बाजी, तूने परशु को क्षमा कर दिया? अरे परदेश में व्यक्ति गांव के शत्रु को भी स्नेहपूर्वक याद करते हैं। परशु तो फिर भी मेरा मित्र था। कितना कुछ होने के बाद समझ में आ रहा है कि परशु ने जो किया वो कमजोरी थी, कपट नहीं। सच्चे मित्र तो गलती माफ करके मन साफ कर लेते हैं। सच्ची मित्रता की बात झूठे वादे करने वालों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। कोटिया, इतनी सी बात पे कोई इतना रुकता है क्या? कोटिया रोक ना। संसार में अच्छे और सच्चे मित्र बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। तू मेरी प्रशंसा कर रहा है? हाँ कोटिया, तो और कर। कोटिया, मुझे तेरी बहुत याद आती थी कोटिया। याद आती थी तो पत्र लिखता। अगली बार पक्का लिखूंगा। मतलब तू मुझे फिर से छोड़कर जाने वाला है? नहीं कोटिया, अरे नहीं। बाजी छोड़ मला, छोड़। छोड़ बाजी, मेरी पतली कलाई मुड़ जाएगी, मेरा भारी बदन लचक जाएगा। कोटिया, मैं सच में बहुत उलझ गया था। हाँ, खरच संसार में तुझसे अधिक भार किसी पर नहीं है। शेषनाग के सर पर तो मात्र पूरे संसार का भार है, पर तेरे सर पर संसार के भार के साथ साथ चोटी का भी भार है। गोटिया, तू मेरी याद में दुबला हो गया रे। हो गोटिया? मैं दुबला हो गया। मैं दुबला हो गया। मैं दुबला हो गया। बाजी दुबला हुआ ना? हाँ हाँ। इसी में दुबला हो गया। मैं दुबला हो गया। गोटिया 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 गोटिया, तू दुबला नहीं हुआ है। अरे इशू, जो रोज देखते हैं उन्हें अंतर पता नहीं चलता।
बाजी इतने दिनों बाद देख रहा है, उससे पता चलेगा कि मैं कितना दुबला हुआ हूँ। हाँ बाजी, सांग ना, मैं दुबला हुआ हूँ ना? हाँ लग तो रहा है, पर सही स्थिति गले लगने के बाद ही पता चलेगी। मैं अभी आता हूँ, बाजी। ये गोटिया को क्या हो गया? हमारा गोटा अब हमारा नहीं रहा बाजी। पहले आप तारा रानी साहिब के विश्वास पात्र थे, अब शत्रु है। आपके प्राण भी संकट में है। तिनका तिनका जोड़ के ये घोंसला बनाया हमने, हाथियों में कहीं उड़ गया तो? आपका भेजा हुआ हत्यारा बालाजी के प्राण नहीं ले सका, नासिर राधाबाई और उन बच्चों के प्राण नहीं ले सका। और बाजी को मरना होगा उसे। ये ऐसे गुल्ली उठाओ और सीधा निशाना उस इमली पर लगाओ। तू इमली को देखना, मुझे क्यों देख रहा है? वो क्या है नम्रता, वो इमली है खट्टी और तुम हो मीठी। मुझसे मीठी तो मेरी जूती है, मिलेगा उससे? मुझे नहीं सीखना तुमसे, ये रख अपनी को ले। देखो नम्रता, तुम मन छोटा मत करो, एक बार हमारा विवाह हो जाने दो, फिर मैं रोज तुम्हारे लिए इमली तोड़ कर लाऊंगा। ए खोटिया, मैं तेरी खोटी वाली बात नहीं मानने वाली। तू रोज कहता है कि बाबा से विवाह के बारे में बात करेगा, पर बस तू जलेबी खा के निकल जाता है। और क्या करूं नम्रता, जब भी मैं आता हूँ तुम्हारे बाबा बड़ी सी कढ़ाई में तेल खौलाते रहते हैं। कढ़ाई से डरेगा, कलवाई की पुत्री से कैसे विवाह करेगा? मेरी सहेलियां सच कहती हैं। क्या? ये कि मोटे का प्रेम खोटा। नहीं क्या नम्रता, मेरे प्रेम में कोई खोट नहीं है। अगर यदि मेरे प्रेम में कोई खोट है तो इस पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। अहो, क्या कर रहे हैं आप? घर में शिशु आने वाला है, घर को सुरक्षित कर रहे हैं। हाँ पर आठ होता है, भीऊ जब छोटी थी तो उसने सिक्का निगल लिया था। हम घर पे थे, तभी नदी पार करके वैजी को ले आए थे, पर अब पता नहीं कहाँ होंगे। हमें सास के लिए शीघ्र निकलना होगा। सरकार, पहले तो आपको हमेशा जानना होता था कि हम कहां जा रहे हैं, पर आज आपकी आंखों में उत्सुकता नहीं है, आशंका है। कैसा लगा? पहले आप तारा रानी साहिब के विश्वास पात्र थे, अब शत्रु है। मात्र आपकी आजीविका ही नहीं, आपके प्राण भी संकट में है। तिनका तिनका जोड़ के ये घोंसला बनाया हमने, हाथियों में कहीं उड़ गया तो? उड़ गया तो एक नया घोंसला बनाएंगे। आंधियों के डर से
दीपक जलाना बंद नहीं किया जाता सरकार। आओ, अब हमारे साथ बच्चे हैं। तब अवस्था अलग थी, आयु भी कम थी। तो आप कौन सा वृद्ध हो गए? यदि वृद्ध हो भी गए तो आप बस एक बार मुस्कुरा कर देखिएगा, फिर से युवक बन जाएंगे। संकट से बड़ा विश्वास होता है, यानी जब तक आपका प्रेम और विश्वास हमारे साथ है, कोई विपत्ति, कोई संकट हमें परास्त नहीं कर सकते। तूने कौन सा रोग पाल लिया गोटिया? अभी तो स्वराज का संग्राम सही से आरंभ भी नहीं हुआ और तू अभी से भटक गया। सब तेरी गलती है। मेरी गलती है? मतलब तू राम और मैं लक्ष्मण। अगर राम जी लक्ष्मण को छोड़कर वन जाएंगे तो गड़बड़ तो होगी ही ना। तू मुझे बिना बताए चला गया, मैं यहाँ अकेला रह गया, तो मुझे प्रेम हो गया। गोटिया, तू जानता भी है प्रेम क्या होता है? हाँ बाजी, जब अपनी जिलेबी किसी और को देने का मन करे उसे प्रेम कहते हैं। जब पेड़ पर फल तोड़ने चढ़ो और उसे देखकर फल तोड़ना ही भूल जाओ, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम संसार की सबसे सुंदर वस्तु है। नहीं गोटिया, संसार की सबसे सुंदर वस्तु चांदी की कटोरी में मखने की खीर होती है। चांदी की कटोरी में मखने की खीर, वाह शिव वाह। हाँ, तो प्रेम संसार की दूसरी सुंदर वस्तु है। प्रेम वस्तु नहीं, भावना होती है, जो धरती को पौधे से, जो वायु को सृष्टि से और एक योद्धा को अपनी मातृभूमि से। प्रेम भाव को बंधन में जकड़ेंगे तो उसका दायरा सीमित हो जाता है। योद्धाओं की शादी तो तलवार से और कटार से होती है, औरतों से शादी तो आम इंसान करते हैं। देश से प्रेम तो मैं भी करता हूँ बाजी, पर उसके साथ विवाह तो नहीं किया जा सकता। देश के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें नहीं की जा सकती। और यदि प्रेम और विवाह इतना बुरा है तो छत्रपति शिवाजी महाराज शादी क्यों करते? बाजी, अब तुम मुझसे मत कहना कि मैं मित्रता और प्रेम में से किसी एक को चुनूं। अब तो मैं नम्रता के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। तो यही चाहता है तो मैं तेरी सहायता करूंगा। बाजी, प्रणाम काका। अरे बाजी, इतने दिनों बाद गांव में रौनक लौटी है। बताओ क्या चाहिए? काका, हमें जो चाहिए वो मात्र आप ही दे सकते हैं, पर पता नहीं आप वो देंगे या नहीं। अरे क्यों नहीं दूंगा भाई, ये सारा माल बेचने के लिए है। अरे काका, कैसी बातें कर रहे हो? दूध के दांतों से काट लूंगी। ऐसा क्या कह दिया मैंने? जो आपको चाहिए अगर मेरे पास होगा तो मैं जरूर दूंगा। तो बीड़ा उठाओ। बीड़ा? भियू, हम सखाराम काका को युद्ध पर थोड़ी ना भेज रहे हैं जो बीड़ा उठवाए। पर हम जो चाह रहे हैं वो युद्ध से कम थोड़ी ना है। काका, हमें जो चाहिए वो आपको सबसे प्रिय है। आपको वो देते हुए बहुत कष्ट होगा, वो भी गोटिया को देते हुए। गोटिया? जी गोटिया, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, बस कभी कभार 2 सेर भात, 8-10 मोदक और कुछ फल खाकर सुस्त पड़ जाता है बेचारा। शिव 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 शिव, इतना खाता है? नहीं नहीं काका, आप गोटिया को गलत समझ रहे हैं। उसे खाने का शौक नहीं है, पर वो दिन भर सो सोकर थक जाता है। भाई वो सच में ही बहुत आलसी है, पेटू सुस्त प्रकार का प्राणी है।
आहो काय तुम्ही पण काका, कमाल है, मेरे इतना समझाने पर भी आप उसे पेटू, आलसी और सुस्त समझ रहे हैं। खैर, लड़का मन का और स्वभाव का बहुत अच्छा है। आप उसे वो दे दीजिए जो उसे चाहिए, वो उसे जीवन भर संभाल कर रखेगा। लेकिन बाजी, मिठाई तो 2-3 दिन में खराब हो जाएगी, वो जीवन भर कैसे संभालेगा? बाबा, बाजी मिठाई के बारे में बात नहीं कर रहा था। तो वो मेरे बारे में बात कर रहा था। मैं गोटिया से विवाह करना चाहती हूँ। और मैं नम्रता से। और हम उनके विवाह में मिठाई खाना चाहते हैं। तो बीड़ा उठाओ। हमारा एक भी तीर निशाने पर नहीं बैठ रहा पंत जी। आपका भेजा हुआ हत्यारा बालाजी के प्राण नहीं ले सका, नासिर, राधाबाई और उन बच्चों के प्राण नहीं ले सका। और बाजी, वो तो जैसे अमृत पी के आया हो, किसी भी युद्ध में जाए मरता ही नहीं। कमबख्श के कैद से उन मराठी सैनिकों को छुड़ाकर उनकी नजर में भी नायक बन गया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बाजी को मरना होगा, मरना होगा उसे। पण रानी साहेब। आई साहेब जो चाहे कहती रहे, होगा वही जो हम चाहते हैं। उन सबको मरना होगा। सम्मुख युद्ध में परास्त नहीं कर सकते तो षड्यंत्र खींचिए, विष दीजिए, नींदें मार दीजिए, पर कुछ कीजिए पंत जी। महाराज, अपनों के रक्त के दाग बड़े गहरे होते हैं। एक बार लग जाए छूटते नहीं है। यदि बालाजी और उसके परिवार की हत्या हो गई, प्रजा आप पर प्रश्न उठाएगी। तो हम क्या करें पंत जी? आप राजा हैं, आप राजनीति कीजिए, ऐसी चाल चलिए उनका जीवन उन पर ही बोझ बन जाए, उन्हें दंड भी मिले और प्रजा शाहू जी के साथ जाने से रुक जाए। दृष्टि तलवार पर नहीं, शत्रु पर होनी चाहिए, क्योंकि वास शत्रु करेगा, तलवार नहीं। मेरे ख्याल से हमें विश्राम कर लेना चाहिए। ले जाओ इन्हें। नहीं, आई, चिमड़ा। नहीं भाव, हम विश्राम नहीं कर सकते। आपकी अनुपस्थिति में हमें परिवार की रक्षा करनी होगी। हमें तैयार होना ही होगा। तुम सही कह रहे हो चिमना। योद्धा को बिना शस्त्रों के भी लड़ना आना चाहिए। युद्ध में वही जीतता है जो स्वयं को शस्त्र बना लेता है। मुझ पर वार करो चिमना।
बाबा, आपके बच्चों ने एक ही दिन में पूरे गांव को सर पर उठा लिया है सरकार। वो सखाराम हलवाई आए थे हमारे पास। बेटा इकड़े पहले माने नहीं वो, और फिर मान गए। अगो भाई ये गोटिया के विवाह की तिथि निकाली? सोच रहे थे कि सखाराम जी के साथ गोटिया के परिवार वालों से मिलकर विवाह का मुहूर्त निकाल लेते हैं। बस एक बार साथ से लौट आए। शाहू जी के अभियान के लिए धन एकत्रित करने हमें सास जाना होगा। बाबा, आप हमें छोड़कर मत जाइए। दौलताबाद, सतारा और बाहर का संसार बहुत बुरा है। हमारा गांव सबसे सुंदर है। हम यहीं रहेंगे। बाबा, आप हमें छोड़कर मत जाओ। तो सही कह रही भी हो, हमारा गांव सबसे अच्छा है। सब यहाँ पर प्रेम से रहते हैं। पर यदि इस देश का हर गांव, हर घर हमारे गांव और हमारे घर जैसा बन जाए तो? ऐसा हो सकता है भाऊ? हाँ भी हो। यदि राजा प्रजा को परिवार समझे तो पूरा देश घर बन जाता है। शाहू जी ऐसे राजा हैं जो इस देश के हर गांव को हमारे घर जैसे सुंदर बना सकते हैं। बाबा उनकी सहायता करने जा रहे हैं। अब तू ही बता भी हो, बाबा को जाना चाहिए या नहीं? पर पत्र लिखते रहना। क्या बात है बाजी, नींद नहीं आ रही? बाजी क्या बात है? मन में एक द्वंद्व चल रहा है आई। यही ना कि माँ और मातृभूमि में से किसे चुने? माँ पुत्र की हर धड़कन को पहचानती है। विचार तेरे मन में बाद में आता है,
थप्पड़ मैं पहले लेती हूँ। कर लगा? जब से बाबा ने कहा है कि हमारे अपने सरदार शाहू जी का समर्थन नहीं कर रहे, तब से मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मैं बाबा की सहायता कर पाऊंगा या नहीं, पर मैं प्रयास अवश्य करना चाहता हूँ। अगर तुझे ये लगता है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी। जा, अपने बाबा के साथ जा। जिसे आकाश छूना है उसे पिंजरे में बंद नहीं किया जाता। तुझे जीवन में आगे बढ़ के बहुत कुछ करना है बाजी। शाहू जी का साथ देखे बालाजी आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। बहुत बड़ी समस्या बालाजी। युद्ध में हमारी सहायता मांगने आए हैं। हमारा धन विकास के लिए है, विनाश के लिए नहीं। क्षमा कीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बाजी! ये क्या कर रहे हो? बाजी छोड़ो उन्हें। शाहू जी का साथ देखे बालाजी आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। बहुत बड़ी समस्या बालाजी। रजनी काकी, नारू काका, रजनी काकी, नारू काका। आई, दिन चढ़ाया और अभी तक कोई काम पर नहीं आया। मैं भी वही सोच रही थी बियो, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? पता है, इतने दिनों के बाद घर लौटने के बाद भी ऐसा लगता है कि अपना घर सराय जैसा हो गया है। सब खत्म होने को आया है। तेल, अनाज, नमक, सब्जी, और सब्जी वाला तो गुजरा भी नहीं अभी तक यहाँ से। आई, अब मेरा छोटा पेट कैसे भरेगा? थप्पड़ से। ए, मेरे दूध के दांत देखिए ना, फिर से काट लूंगी। बियो, बस। आई, तो चिंतित मत हो, हम बाजार जाकर सामान ले आते हैं और लौटते समय रजनी काकी और नारू काका के घर होते हुए आएंगे। बरा, तू इधर आ, बैठ। कंकड़ निकाल, देख, लवकर ये रे। हो। ठीक से कर। बालाजी, आपकी वीरता और नीति कुशलता की बहुत सारी कहानियां सुन चुके हैं हम, किंतु आपसे मिलने का सौभाग्य पहली बार प्राप्त हो रहा है। बोला, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए हम आपसे धन मांगने आए हैं महाराज जी। उत्तम। हम तो पीढ़ियों से राजाओं को धन देते आए हैं। तुम्ही सांगा, आपको कितने धन की आवश्यकता है? 50 सहस्त्र शिवराय।
50 सहस्त्र? इतना धन? हो। बड़ा जी, ये इतनी पूंजी किस लिए चाहिए आपको? शस्त्रों के लिए, सिंहासन के लिए जो युद्ध होने वाला है उसमें अपने पक्ष, अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए। आप युद्ध में हमसे सहायता मांगने आए हैं? लक्षात ठेवा, हमारा धन विकास के लिए है, विनाश के लिए नहीं। क्षमा कीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। पर महाराज, आपने कहा था राष्ट्र के निर्माण के लिए आपको धन की आवश्यकता है। हमने आपसे कहा था कि राष्ट्र के नव निर्माण के लिए हम आपसे धन मांगने आए हैं। आणि नव निर्माण पुराने को तोड़कर ही आरंभ होता है। विनाश ही सृजन की पहली सीढ़ी है। ये सोच एक सिपाही की हो सकती है, एक व्यापारी की नहीं। क्षमा करें। बाजी, बाजी! ये क्या कर रहे हो? बाजी, छोड़ो उन्हें! क्षमा चाहूंगा काका, बस यही समझाना था कि जब अपनों पर संकट आते हैं तो सैनिक और व्यापारी में कोई अंतर नहीं रह जाता। और इस समय हमारी मातृभूमि पर संकट है। इस समय हर हाथ को हथियार उठाना पड़ेगा। आपका पुत्र आपके नियंत्रण से बाहर है बालाजी। हमने गुड़ी पाड़वा में भी देखा था। ये केवल उपद्रवी नहीं, झूठा और बेईमान भी है। बाजी, इकडे ये। हम अपने पुत्र की ओर से आप सबसे क्षमा चाहते हैं। बस, बहुत हुआ, बहुत हुआ बालाजी। ये आपका पुत्र सही बात भी गलत तरीके से समझाता है। यदि आपको तारा रानी साहब ने नहीं भेजा होता तो इसकी नासमझी की बहुत बड़ी सजा पाते आप। कदाचित आपसे भूल हुई है माँ जी। हम यहां तारा रानी साहब के लिए नहीं, शाहू जी के लिए आए हैं। अब हम राजे को नहीं, शाहू जी को अपना राजा मानते हैं। काका, थोड़ा तेल देना। इस गांव में देशद्रोहियों को तेल तो क्या, पानी की एक बूंद तक नहीं मिलेगी। देशद्रोही किसको बोला? तेरे बाप को। मेरे बाबा देशद्रोही नहीं है, देशद्रोही तो तू है। तूने नासिर का साथ दिया है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तेरे पिता देशद्रोही है। हर अपराध की क्षमा हो सकती है, देशद्रोह की नहीं। और देशद्रोह कोई भूल नहीं है, वो एक पाप है। और देशद्रोही के कमाई पर पलने वाला परिवार पाप में भागीदार है।
पकड़ो इस देशद्रोही के पुत्र को। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। कैसी बात कर रहे हैं बालाजी? तारा रानी साहब की वीरता, उनकी देशभक्ति को भूल गए आप? कैसे भूल सकते हैं आप? क्या औरंगजेब का आतंक और मराठी साम्राज्य के बीच में यदि कोई खड़ा था तो वो केवल तारा रानी साहब थी। तब कहां थे आपके शाहू जी? सूर्य पर कभी क्रोधित नहीं हुआ जाता कि वो रात भर कहां था। रात लंबी थी, पर अब आकाश में एक नया सूर्य उग रहा है, शाहू जी के रूप में। विरोध नहीं, उनका स्वागत कीजिए महाराज जी। शाहू जी तब औरंगजेब की कैद में थे, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, पर अब वो स्वतंत्र है। यानी उनकी रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज यानी संभाजी का रक्त दौड़ रहा है, जिनका साथ आपके पूर्वजों ने भी दिया था। यानी स्वर्गीय महाराज राजा राम जी की अंतिम इच्छा यही थी कि उनके पश्चात सिंहासन पर शाहू जी बैठे। नहीं नहीं, अपने मृत्युशैया पर राजा राम साहब ने राजे को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये सत्य नहीं है। महाराज राजा राम साहब की अंतिम इच्छा यही थी कि उनके पश्चात शाहू जी ही सिंहासन पर बैठेंगे, पर तारा रानी साहब ने राजे के नाम की घोषणा कर दी। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? रानी साहब झूठ क्यों बोलेंगी? देश की भलाई के लिए हो। शाहू जी कैद में थे, रानी सिंहासन को एक राजा की आवश्यकता थी। रानी साहब ने जो कुछ किया महाराज जी, मराठी साम्राज्य की रक्षा के लिए किया। बालाजी विश्वनाथ भट्ट, हम आपकी इन बातों पर विश्वास क्यों करें? आप तो हमारे लिए अजनबी हैं। किंतु रानी साहब के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। सेनापति धनाजी जाधव से ज्यादा तो नहीं। धनाजी भी शाहू जी का साथ दे रहे हैं, तो कोई बात तो अवश्य होगी। मुझे क्या कहना क्या चाहते हैं आप? जल की एक बूंद पत्थर पर गिरे तो पानी, मिट्टी पर गिरे तो अमृत। शाहू जी भी इस जल की बूंद की तरह है, जो हमारी मिट्टी पर गिरेगी तो अमृत बन जाएगी। यदि मराठी साम्राज्य के इस पौधे को वटवृक्ष बनाना है महाराज जी, तो जल की इस बूंद को मिट्टी तक पहुंचने दीजिए। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल आपस में लड़कर अपनी शक्ति समाप्त कर रहे हैं। आजम ने कमबख्श की हत्या कर दी है, अब वो मुआजम से युद्ध करेगा। यानी हमें इस समय एक ऐसे शक्तिशाली राजा की आवश्यकता है जो मुगलों को हमारी इस मातृभूमि से दूर कर दे। बरोबर बरोबर बालाजी, और ऐसा राजा है हमारे राजे। गुड़ी पड़वा के समारोह में हमने उनके तलवार का जौहर देखा है। जी, शास्त्रों में राजा के 4 गुण लिखे हैं। उसकी तलवार में धार हो, मन से वो उदार हो, भुजाओं में शक्ति हो और सेना की स्वामी भक्ति हो। और यदि ये 4 गुण हमारे राजे में हैं, तो हम शाहू जी का साथ क्यों दें? बालाजी, आप भले ही तारा रानी साहब की महानता को भूलकर उनके साथ विश्वासघात करें, लेकिन हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। बालाजी, यही बेहतर होगा कि आप शीघ्रातिशीघ्र यहां से चले जाएं, इससे पहले कि हम आपको बंदी बना लें। चले जाइए यहां से।
किसी को इस बात का पता न चले कि हमारे घर हमसे मिलने एक देशद्रोही आया था। मेरे बाबा ने शाहू जी का साथ दिया है क्योंकि शाहू जी महाराज सही हैं। गुरुजी ने तो पहले ही कहा था इसका परिवार एक दिन इस गांव के नाम पर कलंक लगाएगा। और आज वो दिन है। इसके परिवार ने हमारे गांव के नाम को मिट्टी में मिला दिया है। इससे पहले हमारा गांव देशभक्तों का गांव कहलाता था, पर आज ये मराठी साम्राज्य के सबसे बड़े देशद्रोही का गांव है। और इस बात का दंड तो इसको मिलना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बालाजी ने पूरे गांव का नाम कलंकित किया है। आज वही कालिख इसके मुंह पे मली जाएगी। ये तो अपमान का प्रारंभ है पंत जी। आप देखते जाइए इस देशद्रोही परिवार का मैं क्या हाल करता हूं। आप जो देश के लिए कर रहे हैं उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। राजकीय गुरुकुल के मुख्य आचार्य के लिए आपका नाम हम भेज रहे हैं। आप जैसा शिक्षक ही इस देश को सही राह दिखा सकता है। मेरे बाबा ने कोई देशद्रोह नहीं किया है। सिंहासन पर एक योग्य शासक को बिठाने का प्रयास करना देशद्रोह कैसे हो सकता है? यदि राजे इतने वीर और उदार हैं, तो वो शाहू जी को सातारा में आने से रोकना क्यों चाहते थे? शाहू जी कोई सैनिक अभियान नहीं कर रहे थे कि उन्हें बंदी बनाने के लिए मेरे बाबा और धाना जी को भेजा गया। राजे ने मेरी आई और मेरे छोटे भाई बहनों को बंदी बनाकर मेरे बाबा पर दबाव बनाने का प्रयास किया। जो वाकई में वीर होते हैं वो निर्बल को ढाल बनाकर बाहर नहीं करते काका। और सरदारों की स्वामी भक्ति राजे ने कमाई नहीं, खरीदी थी। बस बालाजी, आपका यह पुत्र तारा रानी साहब पर एक के बाद एक आरोप लगाया जा रहा है जो असत्य है। तारा रानी साहब ऐसा क्यों करेंगी? उनके इरादे लोहे के और मन सोने का है। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। हो, बरोबर है। रानी साहब ने ऐसा किया भी नहीं है। ये सब तो स्वयं राजे कर रहे हैं। सत्ता का चरित्र अग्नि जैसा होता है। अग्नि नियंत्रण में हो तो दीपक की लौ, और नियंत्रण से बाहर जाए तो जंगल की आग। महाजी, अब ये आग रानी साहब के नियंत्रण से भी बाहर जा चुकी है। इससे पहले कि हमारे और आपके बच्चों का भविष्य इस आग में जल जाए, हमें कुछ करना होगा। हमें क्या करना है ये आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। और तुम बाजी, तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारे पति से ऐसे बात करने का? तुम्हारे जैसे हिंसक और लड़ाकू बच्चे के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है।
अभी अपने बाबा को लो और इस घर से बाहर निकलो। आत्ताच निघा। चल बाजी। ये झूठ है। मैं हिंसक नहीं हूँ, आप झूठी हैं। हमारी आई को झूठी कहने वाले? झूठी हमारी आई नहीं, तुम हो। तुमने गुड़ी पाड़वा के दिन भी सबसे झूठ कहा था। काशी, तुमने हमें वचन दिया था, तुम किसी के भी सामने ये सत्य नहीं बोलोगी। बाबा, हमने आज तक आपको और आई को ये सत्य नहीं बताया कि गुड़ी पाड़वा के दिन महाराज नहीं, उनका श्रीस्त्रान पहनकर ये लड़ा था। किसी से भी बताना मत कि महाराज के जगह द्वंद्व में मैं था, अपने आई बाबा से भी नहीं। बाजी, हमारे पुत्र का कहने का तरीका टेढ़ा सही, पर बात एकदम सीधी है। अपने स्थान पर किसी और को लड़ाने वाला राजा ना तो योग्य हो सकता है और ना ही वीर। मैं जानता था काका, आप ना मेरा विश्वास करेंगे ना मेरे बाबा का, पर अपनी पुत्री पर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। जो राजा स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो स्वराज की रक्षा क्या करेगा? मेरे बाबा को जाने दो। पहले उधर तो देख लो। मैं जानता था काका, आप ना मेरा विश्वास करेंगे ना मेरे बाबा का, पर अपनी पुत्री पर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। जो राजा स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो स्वराज की रक्षा क्या करेगा? दूसरे की विजय को अपनी विजय बना लेना वीरता नहीं होती काका। यदि देश की बागडोर एक कमजोर के हाथ में आ जाए तो देश का पतन हो जाता है, और यदि देश का पतन हो गया तो कोई परिवार सुरक्षित नहीं बचेगा, ना आपका ना हमारा। काशी, आई कड़ी जाबड़। अच्छा हुआ काशी, अनजाने में ही सही, लेकिन ये सत्य तुमने हमें कह दिया। और सत्य क्या है इसका पता चल ही गया है। तो बालाजी, मैं आपका और शाहू जी का साथ देने के लिए तैयार हूं। बस एक बार बोल दिया तो बोल दिया, यावर चर्चा नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।
काफी समय हो गया भीऊ, चिमना क्यों नहीं आया अभी तक? आई तो यही रुक, हम देख कर आते हैं। भाऊ! चिमना? चिमना? ये क्या हुआ ये? तेरे पिता देशद्रोही है, हर अपराध की क्षमा हो सकती है, देशद्रोह की नहीं। बोलेगा? बोल। चिमना? हाँ? गोट्या तू तो बोल, काय झालंय? सांग ना गोट्या भाऊ। ईशू तू तो बोल, मुझे कोई कुछ बताएगा? चिमना इधर आ, मुझे कोई कुछ बताएगा? हाँ? सांगेल का कोणी? ये पकड़। भीऊ? सुनो 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 सुनो, गांव के मुखिया और सभी बुजुर्गों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि महाराज और तारा रानी साहब के विरुद्ध जाकर बालाजी ने देशद्रोह किया है, जिसके दंड स्वरूप ये गांव बालाजी और उनके पूरे परिवार का बहिष्कार करता है। आज से, अभी से बालाजी और उनके पूरे परिवार का इस गांव से दाना पानी बंद, और जो भी उनकी सहायता करते हुए पाया गया उसे भी इस दंड का भागीदार होना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, जैसे आपने कहा था वैसे ही होगा। बाबा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम शाओ जी से मिलने जा रहे हैं। जिसके मन में सत्य और साहस हो, संसार को उसका मनचाहा करना ही पड़ता है। मेरे बाबा को जाने दो। पहले उधर तो देख लो। क्या चाहिए तुम्हें? अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें? बस इन संदूकों में जो आप खजाना लेके जा रहे हो वो मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। चाहो तो संदूक ले लो, संदूक में खजाना नहीं है, गरीबों को दान देने के लिए कुछ वस्त्र है बस। अच्छा, देखते हैं। सारे संदूक खोल कर देख लो। कुछ नहीं है इसमें। खजाना कहाँ है? खजाना सही जगह पहुंच चुका है। तुम्हारे पास दो ही मार्ग हैं, या तो तुम और हम बिना संघर्ष किए एक दूसरे को जाने का रास्ता दें, या फिर तुम और हम तलवार की धार पर ऐसे ही बैठकर हमारी सेना की दूसरी टुकड़ी के आने की प्रतीक्षा करें। उस टुकड़ी के आने के बाद हम तुमसे रास्ता नहीं मांगेंगे,
तुम्हारा सर मांगेंगे। सोच लो, तुम्हें रास्ता देना है। यस सर। भागो। बाबा, हमारी दूसरी कौन सी टुकड़ी है? उस लुटेरे के चेहरे के सूक्ष्म भावों को देखकर हम समझ गए थे कि वो असमंजस में है। हमने तीर अंधेरे में चलाया और निशाना सही जगह लग गया। सेना की कोई टुकड़ी नहीं आने वाली बाजी। और खजाना कहाँ है? महाराज जी कभी भी अपना धन प्रचलित मार्ग से नहीं भेजते। हम तो मात्र लुटेरों को भ्रम में रखने के लिए हैं। धन तो दूसरे मार्ग से आपसे पहले साहू जी तक पहुंच जाएगा। पर बाबा, इन लुटेरों को ये कैसे पता चला कि हम जो धन लेकर जाएंगे वो इसी मार्ग से लेकर जाएंगे? क्या ये संभव है कि किसी ने हमारी सूचना इन्हें दी हो? ओ, संभव है, पर निश्चित तौर पर कुछ कह नहीं सकते। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा पहला वार खाली गया है, लेकिन आपने जैसा कहा है अगला वार शाहू जी पे ही होगा और वो खाली नहीं जाएगा। हमें अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि आप बालाजी जैसे व्यक्ति की बातों में आ गए। आपने एक बार भी नहीं सोचा ना कि आपके इस निर्णय का आपके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। व्यापार में व्यक्ति का नहीं लाभ का सम्मान होता है। जब लोगों को यह पता चलेगा कि आपने घाटे का सौदा किया है तो आपका क्या सम्मान रह जाएगा। और जब ये बात फैलेगी कि आपने अपना धन सेना और हथियारों के लिए दिया है तो समाज में हमारे पास भी कोई नहीं बैठेगा। हनी, काशी के लिए हम बड़े बड़े व्यापारी और साहूकार खानदान में रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उसका रिश्ता कैसे होगा? आप उगाच परेशान हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कैसे पता ऐसा नहीं होगा? आप स्वयं तो व्यापार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। क्या समाज में हमें उठना बैठना पड़ता है? आपके इस निर्णय की क्या प्रतिक्रिया होगी ये हम अच्छे से जानते हैं। काशी तो फिर भी सयानी है, लेकिन कृष्णा तो बहुत छोटा है। आपने एक बार भी नहीं सोचा ना कि आपके इस निर्णय का उसके बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके इस निर्णय ने उसका वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद कर दिया। अरे रानी साहब, जब उनको पता चलेगा कि आप शाहू जी का साथ दे रहे तो अभी हम पर कृपा बरस रही है, तब कहर बरसेगा। पूरे समाज में हमारा बहिष्कार हो जाएगा। आपको हमसे बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। आप सिर्फ अपने हित के बारे में सोच रही हैं, लेकिन हमने पूरे देश के हित में सोचा है। आपको ये सौदा घाटे का लगता है ना, लेकिन हमारा सारा धन ही क्या, हमारा सारा जीवन देकर भी यदि हम देश को बचा पाए तो हम समझेंगे कि ये सौदा सस्ता पड़ा। अन्नदाता पाक करता तथा भोक्ता सुखी भव। जब से वो बाजी का बच्चा गया तब से ही आई क्रोध में है। हमें संदेह है उस वानर सैनिक के कारण ही आई बाबा में लड़ाई हो रही है। हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं। काशी, खीर खा लो। नहीं नंदिनी, माझं मन नहीं है। अपने आई बाबा के झगड़े को लेकर परेशान हो? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते रहते हैं ना। जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा
तब तुम भी अपने पति के साथ ऐसे ही झगड़ोगी। यदि विवाह के बाद लोग ऐसे लड़ते हैं तो हमें विवाह नहीं करना, कदीस ना है। किसी सुंदर सलोनी राजकुमार का रिश्ता आने दो, मग बगोया। राजकुमार हो या काला चोर, हमें विवाह नहीं करना तो नहीं करना। हम अपना घर छोड़कर ससुराल नहीं जाएंगे, समझ लो। शस्त्र चलाना कोई भी गुरु सिखा सकता है, पर इस संसार में कोई भी गुरु वीरता नहीं सिखा सकता। ये वो भाव है जो मात्र एक मां अपने बच्चे में बो सकती है। माता यदि कौशल्या हो तो हर बालक में राम छुपे होते हैं। औरंगजेब की कैद में जब हम शस्त्र विद्या नहीं सीख पाते थे तो हमारी आई साहिब हमें सुलेख लिखना सिखाती थी। उनका ये मानना है कि एक बार अगर हाथ कलम साध लें तो समय आने पर तलवार भी साध लेंगे। किसी के हस्तलेख से उसकी तलवारबाजी का अनुमान लगाया जा सकता है। मात्र हमारी आई ने ही नहीं, इस देश की हर मां ने बलिदान दिए हैं। ऐसे बलिदानी माओं की संतान इस देश के लिए अपने प्राण देने में पीछे कैसे रह सकती है? महाज जी से जो संपदा हमें प्राप्त हुई है उसमें से आधी सेना और हथियारों पे खर्च होगी, यानी आधी इस राष्ट्र के विकास और निर्माण में। हम प्रजा को यह बताना चाहते हैं कि हम मात्र वादे ही नहीं, इरादे भी लेकर आए हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता है: अनुभव, हौसला यानी जुनून। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, यानी जुनून आपसे वो करवा जाता है जो आपने कभी सोचा नहीं हो कि आप कर सकते हैं। बाजी देशद्रोही, उसके बाबा देशद्रोही, तो फिर इस गांव में देशभक्त कौन है? सांगा ना। मुगलों के बारूद से इस गांव को बचाने वाला, एक बार नहीं बल्कि कई बार नासिर की नाक जमीन पर रगड़ने वाला, अजिंक्य तारा की रक्षा करने वाला, दौलताबाद में मुगलों को पराजित करने वाले बाजी और काका देशभक्त नहीं है तो फिर संसार में कोई देशभक्त नहीं है। काकू, वो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं और आप शांत बैठी हैं। काकू, आप वीर भी और विद्वान भी, आप जाकर गांव वालों को समझाती क्यों नहीं? उनसे कहती क्यों नहीं कि आई किसी से कुछ नहीं कहेंगे और ना ही कहीं जाएंगी। हमने जो अपमान सहा है उसका एक अंश मात्र भी हम आई और भीयू को नहीं सहने देंगे। तो फिर ठीक है, मैं जाकर गांव वालों को समझाता हूँ। गोटिया, किसी से कुछ कहने या सुनने की आवश्यकता नहीं है। काकू, आप अन्याय से लड़ने से रोक रही हैं। आप ही ने तो हमें वीरता का पाठ सिखाया है। आप ही ने तो अपने हाथों से बाजी को कवच पहनाकर युद्ध भूमि में भेजा था। जब एक बेटा लड़ सकता है तो फिर दूसरा क्यों नहीं? मैं भी लड़ूंगा काकू, मैं भी लड़ूंगा। गोटिया, लड़ा शत्रुओं से जाता है, अपनों से नहीं। अपनों को वार से नहीं, प्यार से जीता जाता है। तू नहीं लड़ेगा काकू। तुझे बाजी के मित्रता की सौगंध। आओ काकू, काय केलं तुम्ही? इससे अच्छा मेरे प्राण मांग लिए होते। मैं नया सौगंध तोड़ सकता हूँ और ना ही आपको इस स्थिति में देख सकता हूँ। कहाँ जा रहा है चिमना? आई, वो बाहर देशद्रोही लिखा है ना, उसे मिटा दे। नहीं चिमना, जिन्होंने उसे लिखा है वही उसे मिटाएंगे। लक्षात ठेव, तेरे पापा सत्य के साथ है और सत्य कभी किसी से नहीं छुपता।
कभी नहीं। कल्ला हा आमचा थोरला पुत्र बाजी। क्या देख रहे हो? आई, जो संसार का सबसे कोमल शब्द भी है और सबसे कठोर शब्द भी है। जैसे ये सुलेख, इसमें दृढ़ता भी है और प्रवाह भी। म्हणजे आपके तलवार में तेजी, ताकत और लचक तीनों है। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि आज हम जो भी हैं मात्र अपनी मातृशक्ति के कारण है, और आज वही मातृशक्ति मुगलों के आतंक के कारण पीड़ित है, असुरक्षित है। आपकी आई साहेब आजम के कैद में है, और कुछ दिनों पहले उन मुगलों ने मेरी आई के प्राण लेने का भी प्रयास किया था। पूरे संसार में मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ नारी को पूजा जाता है। यदि हम नारी की, उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारा जीवन पाप है। हमें आपके पीछे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के स्वप्न को पूरा करना है। हमें ऐसे राष्ट्र की नींव रखनी है जहां नारी के पांव में बेड़ी ना पड़ी हो। ये सम्मान जताने का नहीं, सम्मान प्राप्त करने का है। उठा। बाजीराव, मी फक्त बाजी आहे, अभी राव कहलाने के लायक नहीं हुआ। हमारे लिए तुम राव कहलाने के योग्य उसी क्षण हो गए थे जिस दिन तुमने दौलताबाद में मुगलों का बारूद ही नहीं, उनका साहस भी जलाकर धुआं कर दिया था। रानी बालाजी, आपने महार जी को हमारे पक्ष में लाकर हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। हे श्रेय पण बाजीचंच, जो हमारा अनुभव और हौसला नहीं कर पाए वो इसकी जुनूनियत ने कर दिखाया। जब हम धन लेकर आ रहे थे तो हम पर हमला हुआ, और अब जब हम शस्त्र लेने आए तो शस्त्र गायब है। एक बार हो तो दुर्भाग्य, दूसरी बार हो तो षड्यंत्र। कोई तो है जो हमारी हर चाल पर दृष्टि गाड़े हुए है। कोई तो है जो ये प्रयास कर रहा है कि शाहू जी सिंहासन पर न बैठे। पर कौन? बाजीराव,
आज से तुम स्वराज के सेनानी हो बाजीराव। अभिनंदन। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शाहू महाराजांचा छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र संभाजी महाराज के पुत्र शाहू जी के सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। पानी लेकर आ। आई उठ, उठ आई, उठ। आई उठ। बाजी तो आ गया। भाई मैं हूँ चिमना। आ गया ना बाजी। आई, ये चिमना भाऊ है। सब ठीक कर देगा, करेगा ना बाजी, करेगा ना ठीक। ओ भाई चिमना भाऊ, आपको बुरा लग रहा है ना कि जब आप आई के लिए सब कुछ कर रहे हो तो भी आई को बाजी भाऊ की याद आ रही है। यदि भाऊ जितने सच्चे मुँह पाते तो आई को भाऊ की याद नहीं आती। हम तो तेरी छोटी सी भूल पर तुझ पर चिल्ला पड़े। आई की स्थिति बहुत खराब है। मैं यही आई के पास रुक, हम वैद्य काका को बुला कर लाते हैं। हम जानते हैं महाराज कि हमने सही पक्ष चुनने में थोड़ा विलंब कर दिया, पर हम क्या करते महाराज। इतने बरसों से हमने अपने पिता धानाजी को तारा रानी साहिब के प्रति वफादार देखा है, और इस तरह अचानक से वो आपके साथ आकर मिल गए। इसके पश्चात हमें समझते समझते थोड़ा समय लगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको धानाजी का हमारे साथ होने का कारण समझ में आ गया? जब कमबख्श ने हमारी सेना के ऊपर आक्रमण किया तो
तो हम वहां से भाग गए, क्योंकि हम शत्रु से अपनी शर्तों पर लड़ना चाहते थे, उनकी शर्तों पर नहीं। महाराज, इस आक्रमण के बाद हमने सहायता के लिए एक के बाद एक कई संदेश भेजे, परंतु राजे ने हमारे एक भी संदेश का उत्तर नहीं दिया। और उसके बाद हमने निर्णय लिया कि जो राजा अपनी सेना का साथ नहीं दे सकता, हम ऐसे राजा का साथ नहीं देंगे। आपने हृदय को छू लेने वाली बातें बोली हैं चंद्रसेन जी। आप धाना जी के पुत्र हैं, पर मात्र इन बातों से हम आप पर विश्वास नहीं कर सकते। आप राजे पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी सेना से मुंह मोड़ लिया, जबकि आपने स्वयं भी तो यही किया था। युद्ध भूमि में अपनी सेना को छोड़कर भागने वाला सेनानायक वीर नहीं होता। आपने ना ही युद्ध भूमि में वीरता दिखाई, ना ही दौलताबाद में नीति कुशलता। आप ना ही वीर हैं, ना ही नीति कुशल। आपके पिता धाना जी के मुंह से हमने बालाजी के बारे में प्रशंसा सुनी, बाजी के बारे में प्रशंसा सुनी, पर आपकी नहीं। हम जानते हैं महाराज कि हम कई बार अपने पिता धाना जी, बालाजी और बाजी की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, परंतु हम स्वयं को आपके लिए उपयोगी सिद्ध करके दिखाएंगे। महाराज, हम आपसे यह आशा नहीं करते हैं कि आप हमें अपना विश्वास पात्र माने। हम आपसे केवल इतनी आशा रखते हैं कि आप हमें अपना विश्वास पात्र बनने के लिए एक अवसर अवश्य दें। ठीक, हम आपको एक अवसर देते हैं, पर आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हमें गलत नहीं सिद्ध होने देंगे। बाजी, तुम्हारे मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बालाजी, हमारा अगला कदम क्या होगा? अब हमारे पास सेना भी है, और धन भी। अब हमें शस्त्र चाहिए ताकि सतारा पर कूच करने से पहले हमारी सेना तैयार हो सके। ठीक, तो आप और बाजी अभी जाकर सेना के लिए शस्त्र खरीदें। वैद्य काका, हमारी आई की स्थिति बहुत खराब है। उन्हें ज्वर है, वो होश में नहीं है। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। मैं किसी देशद्रोही की पत्नी या उसकी संतान की कोई सहायता नहीं करूंगा। वैद्य काका, आपको तो पता है ना, हमारी आई गर्भवती है। यदि आपने हमारी सहायता नहीं करी तो आई के साथ साथ शिशु भी संकट में पड़ जाएगा। इसमें उसकी क्या गलती है? गलती तुम्हारे पिता की है, जिसका दंड तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ तो कोई नहीं है। हम सही स्थान पर तो आए हैं ना बाबा? हो बाजी, जिस शस्त्र विक्रेता के पास हम आए हैं वो आज से नहीं, पुश्तों से यही अपना शस्त्र का व्यापार चलाता है। पर वो अचानक गायब कहाँ हो गया? चलो
बाहर किसी से पूछ कर आते हैं, संभवतः किसी को पता हो। बाबा हो क्या है? रोली अभी भी गिली है आणि फूल भी ताजे है। म्हणजे अभी अभी शस्त्र पूजन हुआ है। फिर वो शस्त्र आणि शस्त्र बेचने वाला गए कहाँ? बाबा, जब हम धन लेकर आ रहे थे तो हम पर हमला हुआ, और अब जब हम शस्त्र लेने आए तो शस्त्र गायब है। एक बार हो तो दुर्भाग्य, दूसरी बार हो तो षड्यंत्र। कोई तो है जो हमारी हर चाल पर दृष्टि गाड़े हुए है। कोई तो है जो ये प्रयास कर रहा है कि शाहू जी सिंहासन पर ना बैठे। पर कौन? मैंने नहीं सोचा था कि बाजी और बालाजी को पता चल जाएगा कि शस्त्र विक्रेता का अपहरण किया गया है। तुमने नहीं सोचा था, पर हमने सोचा था कि बालाजी और बाजी ये समझ जाएंगे कि कोई तो है जो शाहू जी की राह में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। और बाजी का संदेह हमारे ऊपर जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं। बाजी और हमारा संबंध इस दिए की लौ और इस पतंगे की भांति है। जिस प्रकार ये पतंगा जानता है कि यदि ये इस लौ के पास गया तो जलकर भस्म हो जाएगा, परंतु उसके बाद भी ये पतंगा स्वयं को रोक नहीं पाता और जलकर भस्म हो जाता है। चंद्रसेन की क्रोध रूपी लौ में बाजी का जलकर भस्म हो जाना ही उसका भाग्य है। आप क्या करने वाले हो? हम बाजी को शाहू जी की नजरों में गिराएंगे। बाजी हमारे विरुद्ध सबूत एकत्रित करने का प्रयास करेगा और हम उसे सबूत देंगे, और जब वो शाहू जी के सामने हमें अपराधी सिद्ध करने का प्रयास करेगा तो वो कर नहीं पाएगा। उसके पश्चात शाहू जी उसे अपने से दूर कर देंगे, और जब एक ढाल किसी योद्धा से दूर हो जाए ना, तो उस योद्धा पर वार करना अत्यंत सरल हो जाता है। शाहू जी आशा का दीपक बनकर आए हैं, और ये आशा का दीपक जलने से पहले ही बुझ जाएगा। भाग्य हमारे इतना विपरीत कैसे हो सकता है? हम एक कदम आगे लेते हैं तो वो हमें 2 कदम पीछे ढकेल देता है। शाहू जी, मार्ग के ये अवरोध ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाने की शक्ति देंगे। बाण को आगे जाने के पहले पीछे जाना ही होता है। और युद्ध में हथियार नहीं, सैनिक लड़ते हैं। हमें हथियार नहीं मिले तो क्या हुआ? हम अपने हाथों को हथियार बना लेंगे। हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं बाजी, पर युद्ध भावनाओं से नहीं जीते जाते। यदि हथियार मिलने में हमें और विलंब हुआ तो हमारी
पहले से खराब स्थिति और खराब हो जाएगी। क्या ये कैसे संभव है? उसे भेजो। बालाजी और बाजी जिस शस्त्र विक्रेता के पास गए थे वो स्वयं चलकर यहां पहुंच चुका है। तो तुम ही हो वो शस्त्र विक्रेता? जी महाराज। तुम जिस स्थान पे व्यापार करते हो वो स्थान खाली क्यों किया तुमने? महाराज हम लोग 7 पुस्तों से वहां व्यापार करते हैं, भला हम अपना स्थान क्यों खाली करेंगे? पर मैं और मेरे बाबा वहाँ गए थे, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम कहाँ गए थे, पर हमारे यहाँ पे कोई नहीं आया था, ना तुम ना तुम्हारे बाबा। तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुंचे? महाराज आपका एक सैनिक हमारे इलाके में पूछताछ कर रहा था, उसी के द्वारा पता चला कि आपको हमारी सहायता की जरूरत है। जब हमें सूचना मिली कि बालाजी को संदेह है कि कोई है जो हमारी गुप्त सूचनाएं बाहर भेज रहा है, और इस तथ्य की जांच करने के लिए हमने अपना एक सैनिक बाहर भेजा था। बालाजी, आपने महाराज से झूठ क्यों बोला? मेरे बाबा झूठ नहीं बोलते, समझना? बाजी, बाजी, तलवार खाली टेप। तुम्हारे पिता झूठ नहीं बोलते होंगे, पर वो मात्र तुम्हारे बाबा नहीं है, एक कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं। और एक राजनीतिज्ञ झूठ बोले ना बोले, पर सत्य कभी नहीं बोलता। सत्य आणि असत्य का निर्णय महाराज पर छोड़ दीजिए चंद्रसेन जी। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंचकर भी उसे देख नहीं पाता। संभव है कि आपके साथ भी यही हुआ होगा बालाजी। संभव है कि आप अपना मार्ग भटक गए हो, पर यह शस्त्र विक्रेता अपने लक्ष्य तक आ पहुंचा है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब हमारे पास सेना भी है और हथियार भी, पर जो हमारे पास नहीं है वो आपकी कूटनीति हमें लाके देगी बालाजी। महाराज, ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? बाप्पा जी। बाप्पा जी, बाप्पा जी तो अत्यंत वीर और लोकप्रिय मराठा सरदार है। उनकी औरंगाबाद के कान्होजी के साथ घनिष्ठता है, जिन्होंने बालाजी को युद्ध में सहायता की थी। अगर वो हमारे साथ आ गए तो हमारी सैनिक सामर्थ्य इतनी हो जाएगी कि हम सतारा पर कूच कर सकते हैं शाहू जी। यदि ऐसा है तो हम अभी बापा जी को लेने के लिए रवाना होते हैं महाराज। बाबा आप जानते थे कि वो शस्त्र विक्रेता झूठ बोल रहा है, फिर भी आप चुप रहे। मला वाटता कि चंद्रसेन ने ये सब बस आपको शाहू जी की दृष्टि में गिराने के लिए किया और कुछ नहीं। तुम जो कह रहे हो उस बात का कोई प्रमाण है बाजी? चंद्रसेन का व्यवहार ही उसके छल का प्रमाण है बाबा। वो दौलताबाद में काया सिद्ध हुआ। कम्बख्श के आक्रमण के समय वो अपनी सेना को छोड़कर भाग गए। उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए अपने परम मित्र के प्राण देने में भी संकोच नहीं किया। राजनीति में महत्व इस बात का नहीं कि कल क्या हुआ था, महत्व इस बात का है कि आज क्या हो रहा है। चंद्रसेन के विरुद्ध
हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है बाजी। आणि प्रमाण के बिना शाहू जी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। ये तख्त बड़ा बेवफा होता है चंद्रसेन। ख्वाबों में तो आता है पर हाथ में नहीं आता। शाहू जी ताज तो पहनना चाहते हैं, पर अगर ताज पहनने के लिए सर ही ना रहे तो? चंद्रसेन के विरुद्ध हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है बाजी। आणि प्रमाण के बिना शाहू जी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। बाजी, राजनीति में सही समय पर सही काम करने से अधिक गलत समय पर गलत काम ना करना होता है। पर बाबा, आपको तो सत्य का साथ देने के बाद भी झूठा कहा गया, कैसा कहा है? इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि शाहू जी के वापस आते ही वो षड्यंत्रों के बीच गिर गए। हमारी अनुपस्थिति में शाहू जी की षड्यंत्रों से रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है बाजी। और ये सही कहते हैं, समय बहुत खराब है, हमें अत्यंत सावधान रहना होगा। और किसी पर आरोप लगाने से पहले हमें पूर्ण सत्य जानना होगा बाजी, समझला? खान साहब, हमने आपके और पंत जी के कहने पर शाहू जी के मन में बालाजी और बाजी के प्रति संदेह तो उत्पन्न कर दिया है, पर हमें लगता नहीं है कि मात्र इतना पर्याप्त होगा। और यदि बालाजी बापा जी केतकर को शाहू जी के साथ मिलाने में कामयाब हो गए ना, तो शाहू जी की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि उनको सातारा पर कूच करने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। और उसके पश्चात वो वहां पर जाएंगे और सिंहासन पर राज करेंगे। ये तख्त बड़ा बेवफा होता है चंद्रसेन। ख्वाबों में तो आता है पर हाथ में नहीं आता। शाहू जी ताज तो पहनना चाहते हैं, पर अगर ताज पहनने के लिए सर ही ना रहे तो? शाहू जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र हैं और हम उनकी हत्या नहीं कर सकते। यहां आने से पहले हम राजे और पंत जी से मिलकर आए थे, उन्होंने हमें ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं चंद्रसेन। जरा सोचो, अगर बालाजी बप्पा जी केतकर को शाहू जी के साथ ले आए तो शाहू जी के यहां आपकी क्या हैसियत बचेगी? गले में पट्टा बांधकर बालाजी के नीचे काम करना पड़ेगा। पर अगर आपने शाहू जी को रास्ते से हटा दिया तो राजे के दरबार में आपके ऊपर सिर्फ राजे होंगे और कोई नहीं। आपकी दौलत और ताकत की कोई हद नहीं होगी। फिर आप बालाजी और बाजी को ही क्या, उनके पूरे कुनबे को खाक में मिला देंगे, तब भी कोई कुछ नहीं कहेगा। वैद्य जी कब आए? वैद्य जी यही आई, वैद्यराज जमुना जी महाराज। ये काढ़ा तूने बनाया? हो आई, जमुना भाव ने तुलसी आणि नीम की पत्तियों में लौंग डालकर काढ़ा बनाया, और तुझे और शिशु को पीड़ा से आराम देने वाला जड़ी बूटियों का तेल भी जमुना भाव ने ही बनाया है। कहाँ से सीखा ये सब? हमने ये सब सुश्रुत सुनीता से सीखा है। हमसे तेरी पीड़ा देखी नहीं जा रही थी, तो हमने ये सब करने का निर्णय स्वयं लिया। यदि भाव होते
तो वो कुछ ना कुछ करके वैद्य जी को ले आते, पर हम ये करने में सफल नहीं हो पाए। हम भाऊ जैसा नहीं बन पाए। जमुना, तुझे बाजी जैसा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाजी मेरा सूर्य है तो तू चंद्रमा है। चंद्रमा सूर्य नहीं होता पर सूर्य से कम भी नहीं होता। मैं बाजी और भ्यू की चिंता में इतनी उलझी रही कि मुझे पता ही नहीं चला मेरा दूसरा बेटा कितना बड़ा, कितना योग्य हो गया है। तुझे बाजी जैसा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो शस्त्र निपुण है तो तू शास्त्र निपुण है। तुम दोनों मिलके पूरे होते हो। कल्ला, मेरे 2 भाव हैं। यदि ये शिशु कन्या हो जाए तो एक बहन भी आ जाएगी। हो, तुम दोनों को भूख लगी होगी ना? मैं कुछ विशेष बना के खिलाती हूँ। नहीं आई, तू क्यों बनाएगी? मैं और चिमना को मिलकर तेरे लिए भोजन बनाएंगे। बर। जमकर प्रहार करो। अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना कम रक्त बहेगा। काय झालं बाजी? ध्यान कहाँ है आज? बाजी, तलवार और नारी दोनों एक समान होती हैं। एक बार हाथ में आ जाए तो दोनों को पूर्ण समर्पण चाहिए होता है। और यदि तुम्हारा ध्यान उन दोनों से दूर गया तो दोनों तुमसे दूर चली जाती हैं। मेरा परिचय भी नारी के एक रूप से ही है। मेरा परिचय माँ से है, इसीलिए इस तलवार में मुझे उसकी ही छाया दिखती है। उसी सम्मान से मैं इसे धारण करता हूँ। और माँ बड़े से बड़े संकट में भी अपने पुत्र का साथ नहीं छोड़ती और जरूरत पड़ने पर वो अपने पुत्र के शत्रुओं का हृदय निकाल लेती है। हम जानते हैं बाजी कि तुम हम पर विश्वास नहीं करते, पर हम दोनों की शत्रुता अब एक अतीत की बात हो चुकी है। और वीर इतिहास को याद नहीं रखते हैं, इतिहास बनाते हैं। जो इतिहास याद नहीं रखते वो स्वयं इतिहास बन जाते हैं चंद्रसेन जी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बाजी कि कमरुद्दीन से जाकर माफी मांग लो। तलवार तो उस मुगल की थी मगर मेरे प्राण उस चंद्रसेन ने लिए बाजी। मैं इतिहास भी याद रखता हूँ और इतिहास से सीखे सबक भी। घर में कुछ भी नहीं है, हम क्या बनाएंगे? यदि आई कोई स्थिति में सही समय पर पौष्टिक आहार नहीं मिला तो बात बहुत बिगड़ सकती है। गोटिया भाऊ, आप यहाँ? आई ने तो आपको सौगंध दी थी कि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे। काकू की सौगंध गोटिया को रोक सकती है, पर लंगोटिया को नहीं। और मेरी तरह ये भी जानता है, जब ये भूखा था तो सिर्फ राधा काकू ने इसे खाना खिलाया था। जा लंगोटिया,
अचानक बिना सूचना दिए आप कभी नहीं आती। रानी साहब, अपनों को आने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। इतने वर्षों से आपके पति इस साम्राज्य का एक स्तंभ है। हर स्थिति में उन्होंने हमारा साथ दिया है। उनके और उनके परिवार के लिए इस महल के द्वार सदैव खुले हैं। काशी, तुमने रानी साहब के लिए जो उपहार बनाया है उनके चरणों में अर्पित करो। जाओ। अप्रतिम, ये तुमने बनाया? हो, आमच्या हाताने। अरे वाह शिवभाई, आपकी पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है। धन्यवाद रानी साहेब। बच्चों को अतिथि कक्ष में ले जाओ और इनके भोजन का प्रबंध करो। शिवभाई, आपने अपनी पुत्री को शिक्षा भी अच्छी दी है और संस्कार भी। ऐसी सुंदरता, इतनी विनम्रता तो राजघराने की लड़कियों में भी नहीं होती। धन्यवाद रानी साहब। पण काशी के लिए वर ढूंढना बड़ा कठिन हो रहा है। रिश्ते तो बहुत आते हैं, पर सब धन के कारण, उसके गुणों के कारण नहीं। हम चाहते हैं कि काशी का विवाह ऐसी जगह हो जहां उसके गुण विकसित हो सके, उसे ऐसी सास मिले जिसकी छत्र छाया में रहकर वो बन सके जो वो बन सकती है। उसे ऊंचे कुल का पति मिले जो वीर हो पर कठोर नहीं। ऐसा ससुराल मिले जहां उसे परायापन न लगे। और आप भी तो कह रही थी ना कि वो कितनी सुंदर है, उसका हृदय कितना कोमल है। ऐसे तो राजवंशी कन्याएं भी नहीं होती। इसलिए हमने घुमा फिरा के बात करना राजनीति में शोभा देता है शिवबाई, घरेलू मामलों में नहीं। साफ साफ क्यों नहीं बताती कि आप राजे के लिए काशी का रिश्ता लेकर आई हैं? रानी साहब, रिश्ता जोड़ना या ना जोड़ना ये तो सब राजाओं का काम होता है। हम प्रजा तो बस उम्मीद जोड़ सकती है। शिवबाई, वर्तमान स्थिति में सातारा की राजनीति भंवर में है और सिंहासन भी। और तूफान में दीपक नहीं जलाया जाता। एक बार ये तूफान गुजर जाए, उसके बाद नए रिश्ते बनाने के बारे में सोचेंगे। हो रानी साहब, खूब खूब धन्यवाद। रानी साहब को अभी तक इनके शाहू जी को समर्थन देने का पता नहीं चला है। महादेव करे कि जब तक काशी और राजे का रिश्ता तय नहीं हो जाता तब तक स्थिति यूं ही बनी रहे। चंद्रसेन रात्रि के इस पहर में कहाँ जा रहा है? भाई साहब, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अभी तक आपको दुश्मन की कैद से आजाद नहीं करवा पाए। महाराज!
बाजी, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं चंद्रसेन जी देंगे। चंद्रसेन जी, आप स्वयं अपने अपराध को स्वीकार करेंगे या मैं करवाऊं? बाजी, तुम ये क्या कह रहे हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाजी, तलवार खाली। महाराज, मैंने चंद्रसेन जी को आपकी तरफ नंगी तलवार लाते हुए देखा था, इसीलिए मैं इनके पीछे आया। हम अपने पिताजी के पास बैठे हुए थे, तो हम यहाँ पर तलवार लेकर कैसे आ सकते हैं? झूठ मत बोलिए चंद्रसेन जी, मैंने आपकी तलवार देखी थी। चंद्रसेन जी आपकी हत्या करने आ रहे थे महाराज। बाजी, हमारी तलवार हमारे पास है। ये हम श्रीपत राव जी और अपने पिताजी के साथ बैठकर शाहू जी के राज्याभिषेक के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। चंद्रसेन सत्य कह रहे हैं बाजी। चंद्रसेन तो हमारे साथ थे शाहू जी। जी साहू जी, धनाजी सत्य कह रहे हैं। ये कैसे संभव है? तुम्हें तुम्हारा पिछला नाकाम हमला तो याद होगा ना? ये हमारे वस्त्र और हमारी तलवार है, इसे धारण कर लो। तुम्हें बाजी को यह विश्वास दिलाना है कि हम शाहू जी की हत्या करने जा रहे हैं। उसके पश्चात बाजी तुम्हारा पीछा करते करते छत तक आ जाएगा। बाजी, इस समय नंगी तलवार मात्र एक व्यक्ति के हाथ में है, तुम्हारे। अगर यहाँ कोई हमलावर था तो वो गया कहाँ? मैंने किसी को देखा था महाराज। अरे पर किसे देखा था बाजी, किसे देखा था? मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है बेटा, कहीं तुम नींद में तो नहीं चलने लगे? मैं नींद में नहीं था काका, छत पर कोई हमलावर था। जिसका चेहरा देखे बिना तुम इस निर्णय पर पहुंच गए कि हमलावर हम हैं? हमारे ऊपर ऐसा संगीन आरोप लगाने से पहले तुम्हें लज्जा नहीं आई बाजी? तुम और तुम्हारे पिता आज तक हमें अपना शत्रु मानते रहे, पर तुमने यह कैसे मान लिया कि धाना जी का पुत्र एक देशद्रोही हो सकता है? मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिता को सदैव एक प्रतिद्वंदी की तरह समझा, और तुम दोनों ने मुझे अपना शत्रु। बाजी, तुम जानते हो कि हम बालाजी पर और तुम पर अपने पुत्र से भी ज्यादा विश्वास करते हैं, पर इस बार तुम गलत हो। चंद्रसेन सत्य कह रहे हैं। शाहू जी, यदि स्वराज के सिपाही आपस में ही लड़ेंगे तो फिर शत्रु से कौन लड़ेगा? आज ये हमारा नाम लेकर आपके सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया, कल को तलवार चलाएगा ये और नाम लेगा हमारा। मैंने शाहू जी को अपनी तलवार अर्पण की है, उनके सामने मैंने स्वराज की शपथ ली है। शपथ लेने में और उसको निभाने में बहुत अंतर होता है बाजी। बाजी, विश्वास बनाने में वर्षों लग जाते हैं, पर उसे टूटने में एक क्षण लगता है। यानी एक बार विश्वास टूट गया तो फिर उसका जुड़ना बहुत कठिन है। इस समय सारी स्थितियां, सारे प्रमाण तुम्हारे विरुद्ध हैं बाजी। चंद्रसेन जी से तुम्हारी व्यक्तिगत शत्रुता तुम्हारे देश प्रेम पर भारी पड़ रही है। इसीलिए हम निर्णय लेते हैं कि जब तक बालाजी लौट नहीं आते
तब तक तुम नजरबंद रहोगे। महाराज एक बार बात तो सुन लीजिए। महाराज अब ना बालाजी हैं ना बाजी, अब शाहू जी को हमसे कौन बचाएगा? क्या तुम बाजी के परिवार की सहायता कर रहे हो? बाळू ने स्वयं तुम्हें ये करते देखा है। चुगलीखोर के बच्चे! टोटिया, तुमने स्वयं अपने मुंह से अपने अपराध की पुष्टि कर दी है। अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दंड दिया जाएगा। चलो इसका घर जला देते हैं, फिर अपने घर की आग में ये बाजी के परिवार की सहायता के लिए रोटी सेकेगा। इसीलिए हम निर्णय लेते हैं कि जब तक बालाजी लौट नहीं आते तब तक तुम नजरबंद रहोगे। महाराज एक बार बात तो सुन लीजिए। महाराज अब ना बालाजी हैं और ना बाजी, अब शाहू जी को हमसे कौन बचाएगा? इस समय शाहू जी के साथ ना बाबा है ना मैं, वो पूरी तरह से असुरक्षित है। मुझे उनकी रक्षा के लिए यहाँ से निकलना ही होगा। इस रेखा को पार करेंगे तो आपकी जीवन रेखा छोटी हो जाएगी। हमें शत्रु नहीं आहोत। हम बालाजी विश्वनाथ भट्ट आपके समक्ष शाहू जी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। प्रस्ताव आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि आजकल सरदार अपनी आत्मा का सौदा करने लगे हैं और हमारी आत्मा और हमारी निष्ठा बिकाऊ नहीं है बालाजी। सौदा करने नहीं आए हैं हम, प्रार्थना करने आए हैं बापा जी। आपको याद दिलाने आए हैं कि आपने लोगों को सत्य के मार्ग पर ले जाने की जो शपथ ली थी उससे मुंह मत मोड़िए। आप भी जानते हैं बापा जी कि सातारा के सिंहासन पर शाहू जी का अधिकार है। आज नहीं तो कल वे सातारा के सिंहासन पर बैठेंगे अवश्य। यदि आज आप उनका साथ देंगे तो तब आपके मूल्यों यानी आपके सिद्धांतों की रक्षा के लिए वो आपका साथ देंगे। यही तो हम भी चाहते हैं।
कि धर्म की रक्षा हो और अधर्म का नाश हो। परंतु इसके लिए शाहू जी क्या करेंगे? तुम्हें म्हणाल तसं, जैसा आप कहें। नहीं नहीं, हमें स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, परंतु धर्म की रक्षा के लिए, सिद्धांतों की रक्षा के लिए सत्ता आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए यदि शाहू जी को हमारा और हमारे साथियों का समर्थन चाहिए तो उन्हें एक वचन देना होगा कि जब भी वो सातारा के सिंहासन पर बैठेंगे हमें पेशवा बनाएंगे। यदि आप ये वचन देने के लिए तैयार हैं तभी हमारा और हमारे सरदारों का साथ आपको मिलेगा। बरं, हम आपको वचन देते हैं कि आपको पेशवा बनाने के लिए हम शाहू जी से प्रार्थना अवश्य करेंगे। तो बस ठीक है, फिर हम अवश्य आपका साथ देंगे। धर्म की रक्षा हो, अधर्म का नाश हो। आइए बालाजी। लो, भोजन कर लो। नहीं काका, ये भोजन आप कर लीजिए। पर मैं तो खा चुका हूँ। काका, सैनिक को भरपेट खाना कहाँ मिलता है, इसीलिए मेरा आग्रह है कि ये भोजन भी आप ही कर लीजिए। अगर आधी रात को भूख लगेगी तो ये तुम्हारा घर नहीं है कि आई को जगा लिया और चूल्हा जलवा लिया। अच्छा है काका कि ये मेरा घर नहीं है, अच्छा है यह मेरी आई नहीं है, क्योंकि जैसे मेरे कारण मेरे बाबा का सर झुक गया उसी तरह मेरे आई का भी सर झुक जाता। जब बाबा आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैंने उनके नाम पर कलंक लगा दिया तो उन्हें कैसा लगेगा। नहीं काका, मैं ये भोजन नहीं कर पाऊंगा, आप ही ये भोजन कर लीजिए। ठीक, मैं ही कर लेता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज इतने दिनों बाद तुम्हारा भजन सुनकर मन कुछ देर के लिए शांत हुआ है काशी। रानी साहब, महाराज। क्या हुआ पुरुषोत्तम जी? रानी साहब, अभी अभी सूचना मिली है कि बालाजी ने
बापा जी केतकर को भी शाहू जी को समर्थन देने के लिए मना लिया है। बापा जी के साथ और कौन कौन गया है? अभी तक पूर्ण विवरण मिला नहीं है, पर अनुमान यह है कि लगभग 50 के आसपास मराठी सरदार शाहू जी के साथ मिल गए हैं, जिनमें हैबतराव निंबाळकर और नेमाजी शिंदे भी है। तो आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं पंत जी? सब सैनिकों को उन सरदारों के पीछे भेजिए। हमें उन गद्दारों के सर चाहिए, फिर मूल्य चाहे कुछ भी हो। क्रोध में लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता राजे। अब पहले ही गलत लोगों पर विश्वास करके भूल कर चुके हैं। अब क्रोध में निर्णय लेकर और बड़ी भूल मत कीजिए। रानी साहब, महाराज आइए, हम मंत्रणा कक्ष में चलते हैं। आइए। रानी साहब, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम घर जाना चाहते हो। पर आई, तूने तो कहा था हम कुछ दिन महल में ही रुकेंगे, तो हम एकदम से वापस क्यों जा रहे हैं? और ये बापा जी कौन है? बाबा भी तो शाहू जी का साथ। काशी, ये सर्व राजनीति है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अब प्रश्न पूछकर हमारा समय बर्बाद मत करो। मैं तैयार होके चलना है, चल। चंद्रसेन, अब हम वृद्ध हो रहे हैं और हर पिता की तरह हम भी चाहते हैं कि हमारा कार्यभार हमारा पुत्र ही संभाले। पर नेतृत्व संभालने के लिए संकट का सामना करना सीखना होगा। क्या हुआ? हमने कोई आवाज सुनी। नहीं, यहां तो कोई भी नहीं है। हो सकता है आपको कोई भ्रम हुआ हो। चला। चल लंगोटिया, बाजी के घर खाना दे आए। चल चल। गोटिया, ये खाना लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं गुरुजी। अब तुम अपने गुरुजी से झूठ बोलोगे? नहीं गुरुजी। तुम बाजी के परिवार की सहायता कर रहे हो। बाळू ने स्वयं तुम्हें ये करते देखा है। चुगलीखोर के बच्चे, तुझे मैं देख लूंगा। गोटिया, तुमने स्वयं अपने मुंह से अपने अपराध की पुष्टि कर दी है। अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दंड दिया जाएगा। चलो, इसका घर जला देते हैं। फिर अपने घर की आग में ये बाजी के परिवार की सहायता के लिए रोटी सेकेगा। नहीं 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 गुरुजी, गोटिया तो बालक है। ये अपने मित्र के परिवार के प्रति दया होगी। दया तो उन पर की जाती है जो दया के पात्र होते हैं, और राधाबाई जैसी नारी दया के योग्य कभी नहीं है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पे भगवान बसते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ चाहे जितनी भी पूजा पाठ कर लो, भगवान का वास नहीं होता। यह हमें आप ही ने सिखाया था ना गुरुजी, और आज आप अपना ही सिखाया हुआ पाठ भूलकर एक नारी पर अत्याचार कर रहे हैं।
और वो भी एक गर्भवती नारी पर। अच्छा, तो चिमा शास्त्रार्थ करने आए हो तो यही सही, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। पत्नी अर्धांगिनी होती है, अर्थात पति के मान, अपमान, गुण, दोष, पाप, पुण्य, दंड और न्याय में समान भागीदार होती है। और इसलिए इसके हिस्से का आधा दंड हम राधाबाई को देने जा रहे हैं। आपको दंड देना ही है तो मुझे और मेरे परिवार को दीजिए, गोटिया और उसके परिवार को नहीं। उससे तो मात्र दया दिखाए, और दया दिखाना किसी भी शास्त्र या वेदों में अपराध नहीं माना जाता। भाई साहब सही कह रही है, गोटिया के परिवार का कोई दोष नहीं है। गुरुजी, गोटिया के परिवार को दंड देना उचित नहीं है। ठीक है, यदि गांव वालों का यही मत है तो गोटिया को दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये चेतावनी अवश्य दी जाएगी कि यदि ऐसी गलती दोबारा हुई तो ये घर जला दिया जाएगा। चलो गांव वालों। चला। आप हमें बिना बताए सातारा गई थी, क्या सोचकर गई थी? यदि कुछ हो जाता तो अपनी संतान की भविष्य की चिंता ही ले गई थी हमें वहां। आपने तो बाजी और बालाजी की बातों में आकर परिवार की चिंता किए बगैर शाहू जी का समर्थन कर दिया। लेकिन हमारी सोचने समझने की क्षमता भी खत्म नहीं हुई है। हमें पता था जब रानी साहब को आपके विद्रोह का पता चलेगा तो आपके साथ भी वही व्यवहार होगा जो एक राजद्रोही के साथ किया जाता है। इसलिए हमने ये सोचा कि ये सूचना उन तक पहुंचे, उससे पहले हम उनसे कोई संबंध बना लें, ताकि कम से कम आपके प्राण तो बच जाएं। काहे बोलता है तुम्हें? आप राजे के लिए काशी का रिश्ता लेकर गई थी? हो। आपको स्मरण भी है, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, और ब्राह्मण कन्या का विवाह केवल ब्राह्मण परिवार में ही हो सकता है। यदि ये रिश्ता रानी साहब की ओर से आया होता तो बात अलग थी, किंतु हम स्वयं अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण कुल से बाहर कभी नहीं करेंगे। हम सोच भी नहीं सकते। वो राजवंश है, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, सब उनके सामने सर झुकाते हैं। राजवंश से रिश्ता जोड़ना सबके लिए गर्व की बात होती है, वो ब्राह्मण हो या कोई और वैसे भी राजे का विवाह किसके साथ होगा, ये निर्णय रानी साहब स्वयं लेंगी। हाँ, जानते हैं हम। और यदि रानी साहब ने इस प्रस्ताव को सहमति दे भी दी तो भी आपने ये कैसे सोच लिया कि हम अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कर देंगे जो अपने स्थान पर किसी और को लड़ने के लिए भेजता हो, गर्भवती महिला को कारागार में डलवाता है, अपनी राजनीति का मोहरा बनाता है? नहीं, ऐसा कदापि होणार नहीं। तो आपको क्या लगता है हम अपनी पुत्री का विवाह किसी राह चलते व्यक्ति से कर देंगे? किसी ऐसे इंसान से जो धन धान्य कुल गोत्र में हमसे नीचा हो, जो राजवंशी ना हो, जो हमारी पुत्री को रानी बनाकर ना रख सके? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने अपनी पुत्री के लिए बहुत सारे स्वप्न देखकर रखे और उनको पूरा करने के लिए हम
महाराज, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके आज्ञा का उल्लंघन किया, पर मेरे लिए आपकी सुरक्षा आपकी आज्ञा से बड़ी है। महाराज, अब बस एक बात मेरी बात सुन लीजिए। यदि आपको तब भी लगे कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं अपना सर काट के आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। हमें तुम पे पूर्ण विश्वास है बाजी। हम मात्र ये देख रहे थे कि तुम्हारा संदेह कितना गहरा है और तुम स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए किस हद तक जा सकते हो। पर बाजी, तुम नजरबंदी से निकले कैसे? कहीं तुमने किसी सैनिक को? नहीं महाराज, मैं कभी किसी निर्दोष का रक्त नहीं बहाता। मैंने अपने कक्ष के पहरेदार को इतना भोजन करवाया कि उसे नींद आ गई और मैं यहाँ चला आया। तुम धार के विपरीत तैरते हो बाजी, पर किनारे तक पहुंच ही जाते हो। बाजी, हमें आभास हो गया था कि हमारे आसपास कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब तुम्हें और बालाजी को वो शस्त्र विक्रेता नहीं मिला, रानी वो बड़ी सरलता से हमारे पास स्वयं आ पहुंचा। चंद्रसेन जी धाना जी के पुत्र हैं, उन पर संदेह हमारा मन नहीं मान रहा बाजी, पर हम सत्य जानना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। महाराज, मेरे पास एक योजना है जिससे षड्यंत्रकारी रंगे हाथों पकड़े जाए। बोल बोल, तुझे किसने भेजा है? बापा जी केतकर का समर्थन मिलने के बाद शाहू जी की स्थिति और सुदृढ़ हो गई है। अब उन्हें सतारा पर चढ़ाई करने से और सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। हमें सिंहासन की रक्षा के लिए चाहे रक्की नदियां क्यों ना बहानी पड़ जाए, हम बहाएंगे। शाहू जी को सिंहासन के लिए युद्ध करना होगा। पंत प्रतिनिधि, सेना को युद्ध के लिए तैयार कीजिए। बोल बोल, तुझे किसने भेजा है? महाराज, महाराज, महाराज उठिए। बाजी, उसे पकड़ो। ये कोई साजिश थी मेरा ध्यान भटकाने की? कहीं शाहू जी महाराज पर अभी भी कोई खतरा तो नहीं? महाराज, अब ठीक तो है? बाजी, वो हमलावर कहाँ गया? वो भाग गया। बाजी, सत्य हमारे हाथ में था और हम अपनी मुट्ठी नहीं बंद कर पाए। बाजी, क्या तुम उसे पहचानते हो? पहले कभी देखा है? नहीं महाराज। किसी व्यक्ति पे संदेह? धाना जी के मराठी साम्राज्य और आपके प्रति निष्ठा पर तो संदेह नहीं किया जा सकता, पर यही बात उनके पुत्र के विषय में नहीं कही जा सकती। महाराज, ये भागने का प्रयास कर रहा था, हमने इसको पकड़ लिया। तू आराम कर, हमें भूख नहीं लगी है। भूख लगी है चिमना। कितने दिनों से अच्छा भोजन नहीं खिलाया मैंने तुम दोनों को, और कल से तो अन्न का एक दाना भी नहीं है पेट में। एक माँ सब कुछ देख सकती है,
पर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकती। युद्ध में एक सैनिक को भी तो कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। हम भी तो सत्य के लिए ही युद्ध लड़ रहे हैं ना। हम सत्य के सैनिक हैं। हमें भूख नहीं सताती। उसमें अवश्य कुछ होगा। आधी तेरी आधी तेरी। आई, हमें भूख नहीं है। आई, शिशु को तो भूख लगी होगी ना। यदि तुम बता दोगे कि तुम्हें किसने भेजा है तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। मैं गद्दार नहीं हूँ, प्राण दे दूंगा, लेकिन स्वामी का नाम नहीं दूंगा। महाराज ने जो पूछा उसका उत्तर दो। नहीं। तो नाम बताओ। नहीं। नहीं बताएगा। नहीं। नहीं बताएगा। उत्तर दो। नहीं। कौन नाम बता। नहीं बताएगा। नाम बता। नहीं बताएगा। नहीं। मुझे यहाँ मुगल बादशाह आजम ने भेजा है। आजम? भला वो हमें क्यों मारना चाहेगा? क्यों? उन्हें लगता है सिंहासन की दौड़ में आप लंगड़े घोड़े हो। महाराज, दंड क्या है इसका? मृत्यु दंड। चतुर्सेन जी, भाजी और शाहू जी ने मुझे देख लिया है। अब मैं क्या करूं? बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है तो छोटे मोटे बलिदान करने पड़ते हैं। जिस प्रकार अपने परिवार की रक्षा के लिए तू अपने प्राणों का बलिदान देगा, शाहू जी का विश्वास पात्र बनने का ये अंतिम अवसर है और हम इस अवसर को खोएंगे नहीं। और तू अपने प्राण देकर हमें उनका विश्वास पात्र बनाएगा, और यदि तूने ऐसा नहीं किया ना तो तेरे पूरे परिवार को, तेरे बच्चों को इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा अपने प्राण देकर। बाजी, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम पर संदेह किया। लगता है तुम्हारी तरह व्यक्तिगत शत्रुता ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। महाराज, हम इसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करते हैं।
चंद्रसेन को पहले खतरे का आभास हो गया था, पर हम समझ नहीं पाए। शाहू जी, कल हमें सतारा के लिए निकलना होगा। जी धाना जी। चंद्रसेन वो सांप है जो गुजर भी जाता है और लकीर भी नहीं छोड़ता। इस शत्रु से मुझे शाहू जी की रक्षा करनी होगी। आज नहीं तो कल मैं तुम्हारा सत्य सबके सामने लाकर रहूंगा चंद्रसेन। जमुना भाऊ, ये आप क्या कर रहे हो? हमने सुना था कि पेट पर गीली पट्टी बांधकर बहुत सारा पानी पीने से भूख मर जाती है। तो फिर मेरे भी पेट पर गीली पट्टी बांध दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। बस भाऊ, मेरा पेट भर गया और हमारा भी। महादेव, मेरी और मेरे बच्चों की और कितनी परीक्षा लोगे? जरा शाहू जी, आप ठीक हैं? नहीं बालाजी, जो इतने वर्षों बाद अपने घर लौट रहा हो और द्वार पर स्वागत के लिए परिवार नहीं सेना हो, वो भला ठीक कैसे हो सकता है? बालाजी, हम अपने घर लौट रहे हैं, पर मन में स्नेह लेकर नहीं, हाथ में शस्त्र और साथ में सेना लेकर। हम आपके मन की व्यथा को समझते हैं शाहू जी, परंतु कभी कभी शांति के लिए भी युद्ध करना पड़ता है। बाजी, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हमारा पुत्र न मात्र शाहू जी के साथ बल्कि अपने पिताश्री के साथ भी विश्वासघात करेगा? तुम न मात्र चंद्रसेन की निष्ठा पर संदेह कर रहे हो, बल्कि तुम हमारी परवरिश और हमारे संस्कारों पर संदेह कर रहे हो। हमारे जीवन में हजारों सैनिक हमारे एक इशारे पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। जब हम अपने सैनिकों में ये भाव पैदा कर सकते हैं, तो फिर अपने पुत्र में क्यों नहीं? बाजी, एक पिता के रूप में हम अभी इतने भी असफल नहीं हुए। मैं क्षमा चाहता हूँ काका कि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। आपका विश्वास है कि चंद्रसेन जी के विषय में मेरे विचार गलत हैं, और मुझे आशा है कि चंद्रसेन जी के विषय में मेरे विचार गलत निकले। मैं बस सत्य जानना चाहता हूँ। मन में संदेह रखकर सत्य का पता लगाया नहीं जा सकता बाजी। जिस दिन सत्य सामने आ जाएगा, उस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम गलत थे। चला। बापा जी केतकर का समर्थन मिलने के बाद शाहू जी की स्थिति और सुदृढ़ हो गई है। अब उनके साथ ब्राह्मण भी है और क्षत्रिय भी।
साहू जी ने इस एक चाल से ही सारा शक्ति संतुलन अपने पक्ष में कर लिया है। अब उन्हें सतारा पे चढ़ाई करने से और सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। ये तलवार रोकेगी शाहू जी को। हमें सिंहासन की रक्षा के लिए चाहे रक्त की नदियां क्यों ना बहानी पड़ जाए, हम बहाएंगे। फिर वो चाहे किसी अपने का ही रक्त क्यों ना हो। हम ये सिंहासन शाहू जी को उपहार में नहीं देंगे। शाहू जी को इस सिंहासन के लिए युद्ध करना होगा। पंत प्रतिनिधि, सेना को युद्ध के लिए तैयार कीजिए। अब युद्ध होगा। क्या राजे शांति प्रस्ताव रख रहे हैं? ये छल भी हो सकता है बाजी। बालाजी, बालाजी, शाहू जी के लिए महाराज का संदेश लेकर आए हैं। बाजी, पढ़ो इसको। हम और हमारा परिवार मंजे आई साहेब, राजस काकी और उनके पुत्र संभाजी द्वितीय के साथ अजिंक्य तारा छोड़कर जा रहे हैं। पर हमने मात्र किला छोड़ा है, सिंहासन नहीं। मराठी साम्राज्य के राजा हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। मुगलों का भेजा कोई बहरूपिया नहीं। हम सातारा छोड़कर जा रहे हैं ताकि वापस लौट सके। हमारी पहली मुलाकात सीधे रणभूमि में होगी और हमारी पहली मुलाकात ही आखिरी मुलाकात होगी। हम अपना निर्णय अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके देंगे। आप प्रतीक्षा कीजिए। फिलहाल हम बहुत वर्षों बाद अपने घर लौटे हैं। हम अंदर जाना चाहेंगे। यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कुछ तो हो रहा है। यजामहे
पर क्या? सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम्। जब राजनीति घर में घुस जाए तो घर तो अपना रह जाता है, पर परिवार पराया हो जाता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने ही परिजनों से युद्ध करना पड़ेगा। परंतु कर्म तो करना ही पड़ेगा महाराज, और इससे पूर्व कि राजे कोई आपके लिए संकट उत्पन्न करें, आपको उन्हें समाप्त करना होगा। क्यों राघव जी? बापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सतारा से भागकर राजे ने अपनी दुर्बलता दिखाई है, और शत्रु जब दुर्बल हो तो उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहिए। पर वे शत्रु नहीं है, अपने। ये युद्ध नहीं गृह युद्ध होगा, जिसमें दोनों पक्षों से लड़ेंगे भी मराठी, हानि मरेंगे भी मराठी। युद्ध होता है तो सैनिक तो मरते ही हैं बालाजी, परंतु धर्म के लिए युद्ध तो करना ही होगा। और हमारा तो ये मानना है महाराज कि धर्म की रक्षा हो और अधर्म का नाश हो। पर यदि मराठी भी राजगद्दी के लिए अपनों से लड़ेंगे तो हमें और मुगलों में क्या अंतर रह जाएगा? सिंहासन के लिए युद्ध तो महाभारत का भी हुआ था बालक, और वो युद्ध को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने हर संभव प्रयास किया था। युद्ध और विनाश को टालने के लिए वो अपना पूरा साम्राज्य छोड़कर पांडवों के लिए मात्र 5 गांव तक लेने को तैयार थे। महाराज, मैं आयु, ज्ञान और अनुभव, इन तीनों में आप सबसे छोटा हूं। फिर भी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोला। आज तक संसार ने देखा है कि जब भी 2 भाई सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके बीच शत्रुता होती है। पर क्यों ना आप संसार के सामने एक नया उदाहरण रखें, जिसमें 2 भाई सिंहासन पर बैठे तो 1 और 1 11 बने। हमने तो वैसा ही किया है जैसे आपने कहा था। अब हम कोई भी सहायता उन तक पहुंचने नहीं देंगे। ये राजनीति है, बच्चों का खेल नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर आज तक मराठा इतिहास में कभी सिंहासन का बंटवारा हुआ है क्या? आज तक संसार ने देखा है कि जब भी 2 भाई सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके बीच शत्रुता होती है। पर क्यों ना आप संसार के सामने एक नया उदाहरण रखें, जिसमें 2 भाई सिंहासन पर बैठे तो 1 और 1 11 बने। ये राजनीति है, बच्चों का खेल नहीं है। सिंहासन परिवार को बांटता है, परिवार सिंहासन को नहीं बांटता। और यही राजनीति का प्रथम और अंतिम सत्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर आज तक मराठा इतिहास में कभी सिंहासन का बंटवारा हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि कभी होना भी नहीं चाहिए। हमारी सोच, हमारे निर्णय अलग नहीं होंगे तो फिर साम्राज्य कैसे अलग होगा? साम्राज्य साझा नहीं होता, वो या तो मेरा होता है या किसी और का। अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम दु वसुधैव कुटुंबकम।
अर्थात ये मेरा है, ये उसका है। ऐसी सोच छोटे मन वालों की होती है। पर जिसका मन बड़ा होता है उसके लिए पूरा विश्व उसका परिवार होता है। जिस संस्कृति ने परायों को भी अपना बनाना सिखाया हो, वहां आप अपनों को भी पराया बनाना सिखा रहे हैं। महाराज, हमारे शत्रु तारा रानी साहब और राजे नहीं, मुगल हैं। यदि तारा रानी साहब का अनुभव, महाराज का साहस और हम सबका जुनून मिल जाए तो हम देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। आयु का बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता। बाजी ने जो बातें कही वो पूर्ण रूप से आदर्श हैं। पंडबाजी, यहाँ निर्णय अवसर देखकर लिए जाते हैं, आदर्श देखकर नहीं। यदि हम राजे से युद्ध नहीं करेंगे तो वो इसे हमारी उदारता नहीं, दुर्बलता समझेंगे। यानी हमसे पूरा साम्राज्य मांगेंगे। यानी जब राजे हम पर प्रहार करेंगे तो हमें प्रत्येक देशवासी का समर्थन चाहिए होगा। पर हमारे लोग हमारा समर्थन करेंगे क्यों, जबकि वो जानते ही नहीं हम हैं कौन, हमारे सिद्धांत क्या हैं, हमारे आदर्श क्या हैं। कई लोग तो हमें मुगलों का भेजा हुआ बहरूपिया समझते हैं। हम उनके मन से ये संदेह दूर किए बिना ये आशा नहीं कर सकते कि वो हमारा साथ देंगे। इसीलिए हम अपने देशवासियों को संबोधित करेंगे। यदि उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन हमारे साथ है तो ही हम सिंहासन पर बैठेंगे, अन्यथा राजे आके अपना सिंहासन ले सकते हैं। हम विरोध नहीं करेंगे। हम राजा बनेंगे या नहीं, इसका निर्णय सातारा की जनता लेगी। धाना जी, जनता को संबोधित करने का प्रबंध किया जाए। आओ शाहू जी। यदि किसी ने हमें यहाँ साथ में देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। कोटिया, होती तो हो जाने दे। अब मैं डर डर कर नहीं जी सकता। बाजी का परिवार मेरा परिवार है और मैं मेरे परिवार से दूर नहीं रह सकता। दूर तो मैं भी नहीं रह पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गांव वालों को हो क्या गया है। उन्हें क्या अंतर पड़ता है कि काका शाहू जी का समर्थन करे या किसी और का। सातारा की राजनीति सासपड़ में लड़ाई क्यों करवा रही है और ये गांव वाले हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि ये किसी और की बात सुन रहे हैं। मंजे, तेरे पिता देशद्रोही है। हर अपराध की क्षमा हो सकती है, देशद्रोह की नहीं। ये गुरुजी ने शुरू किया। गुरुजी ने बाड़ू को हमारे घर की निगरानी के लिए भेजा, वरना बाड़ू को कैसे पता चलता कि गोटिया भाऊ हमारे लिए भोजन लाए हैं। गुरुजी बाजी को और राधा काकू को अपना मित्र नहीं मानते, ये तो पता था, पर ये नहीं पता था कि वो उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। बात मात्र इतनी नहीं है गोटिया भाऊ, ये राजनीति है और राजनीति में सामने दिखता कोई और है और पीछे बैठकर खेल खेलता कोई और है। यदि गुरुजी को बाबा को शाहू जी का समर्थन करने से कोई समस्या थी तो उन्होंने ये प्रश्न तब क्यों नहीं उठाया जब बाबा गांव में थे। हमारे परिवार पर देशद्रोह का आरोप लगाने से पूर्व उन्होंने बाबा और भाऊ के चले जाने की प्रतीक्षा क्यों की? बात तो सही है चिमना, पर इसका कारण क्या हो सकता है? वो तो पता करना ही होगा, चाहे उसके लिए भाव की तरह टेढ़ा रास्ता ही क्यों न अपनाना पड़े। हम
हमारे देशवासियों नहीं, हमारे प्रिय मित्रों नहीं, हमारी बात सुनने आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, पर क्यों? क्योंकि आप दिल से नहीं बोल रहे हैं महाराज। बाजी, ये हमारे पूर्वज हैं। हमने बचपन से इस दिन की प्रतीक्षा की कि कब हम स्वतंत्र होंगे, इनके पथ चिन्हों पे चलेंगे, अपनी देश की सेवा करेंगे। पर आज जब वो दिन आया है तो ऐसा लगता है कि हम इस कार्य के योग्य नहीं। हमारे आजोबा छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा ही नहीं, एक महान वक्ता भी थे। उन्होंने अपनी तलवार की धार से दुश्मनों को हराया, और अपनी वाणी से प्रजा का हृदय जीता। पर हमें लगता है हम उनका ये इतिहास नहीं दोहरा पाएंगे। इतिहास तो वो दोहराते हैं महाराज जिनमें इतिहास बनाने की क्षमता नहीं होती। आप इतिहास दोहराएंगे नहीं, एक नया इतिहास लिखेंगे। पिता की विरासत का बोझ तो हर पुत्र पर होता है, मुझ पर है, आप पर है, पर आपके कंधों पर मात्र अपने पिता की विरासत का बोझ ही नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक की आशाओं का भी बोझ है। अब ये कंधे झुक नहीं सकते महाराज। पर बाजी, हम बोलेंगे क्या? आपके पास एक सपना है महाराज, स्वराज का सपना, एक ऐसे समाज का सपना जहाँ समय के साथ चलने पर संस्कार पीछे ना छूटे, जहाँ प्रगति और संस्कृति साथ साथ चले। एक ऐसे समाज जिसके पांव अपने गौरवशाली अतीत की मिट्टी में हो और सर आने वाले भविष्य के आकाश में। आप अपने सपने के बारे में बात करेंगे, फिर आप जो कुछ भी कहेंगे मन से कहेंगे, और मन से कही हुई बात मन तक पहुंच ही जाती है महाराज। मैं बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। क्या काम है? अगर राधाबाई और उसके परिवार के बारे में बात करने आए हो तो मेरे पास वक्त नहीं है। हम आपसे बात करने नहीं गुरुजी, आपसे पढ़ने आए हैं। आज अचानक माँ सरस्वती की याद कैसे आ गई? पाठशाला में तो कभी पढ़े नहीं तुम। पढ़ू नहीं तो और क्या करूं गुरुजी? मैंने तो सोचा था सारा जीवन बाजी का लक्ष्मण बनकर बिता दूंगा, पर अब जब बाजी और उसके बाबा देशद्रोही बन गए हैं तब मेरे पास कोई मार्ग ही नहीं रहा। आज से पहले हमने कभी पढ़ाई की चिंता नहीं की, क्योंकि जो समझ नहीं आता था वो जिम्मा समझा देता था, पर अब ये संभव नहीं है। मेरा विवाह तय हो गया गुरुजी, और नम्रता ने स्पष्ट कह दिया यदि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ तो विवाह नहीं होगा। मुझे आपके आशीर्वाद और आपकी सहायता चाहिए गुरुजी। काश हमने आपकी बात पहले सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। हम आपकी महानता समझ ही नहीं पाए गुरुजी। अब हम आप ही से पढ़ेंगे। आप जैसा विद्वान इस संसार में नहीं है। शास्त्रों में लिखा है विद्वान की महानता उसके गांव वाले कभी नहीं समझते। तुमने मेरी महानता तो समझी,
पर देर से। अब हम तुम जैसे गवारों को कभी नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर गाय बैलों को पढ़ाएंगे गुरुजी? चुप मूर्ख! पंत प्रतिनिधि ने हमें व्यक्तिगत रूप से राजकीय महाविद्यालय में गुरु बनने का प्रस्ताव दिया है। अब हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। ये सब सहयोग नहीं हो सकता। पंत प्रतिनिधि तो सदैव से बाबा और भाव के विरुद्ध थे। ये हो सकता है कि गुरुजी जो कर रहे हैं उसके पीछे वही हो। पर हमें ये बात गुरुजी से सबके सामने स्वीकार करवानी ही होगी। पर कैसे? मात्र इतने ही लोग? शाहू जी, ये तारा रानी साहिब के वफादारों का इलाका है। इनका विश्वास जीतते जीतते समय लगेगा। या हर हर महादेव! हर हर महादेव! आज यहाँ आने से पहले हम संकोच कर रहे थे, क्योंकि जब हम कहीं खड़े होते हैं तो मात्र हम अकेले ही नहीं, हमारे साथ हमारे पिता स्वर्गीय संभाजी महाराज यानी हमारे अजोबा छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा यानी उनके संस्कार भी खड़े होते हैं। हम असमंजस में थे कि हम उनकी विरासत का मान रख पाएंगे या नहीं। पर किसी ने हमसे कहा कि मात्र हम ही नहीं, इस संसार का हर पुत्र अपने पिता की आशाओं का भाड़ ढो रहा है। हमारे पिता यानी हमारे आजोबा ने इस देश को नई आशा ही नहीं, नई परिभाषा भी दी है, स्वराज की परिभाषा। हम उनकी विरासत को अपने कंधों पर ढो पाएंगे या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर मात्र समय दे सकता है। पर हम आप सबसे एक बात अवश्य कहना चाहेंगे। औरंगजेब की कैद में हमने एक बात सीखी, मुगल चाहे तो हमसे हमारे पिता का जीवन छीन लें, हमारी आई साहब और हमारी दोनों पत्नियों की स्वतंत्रता छीन लें, पर वो जो हमसे नहीं छीन सकते हैं वो है हमारा सपना। हमारा सपना हमसे कोई नहीं छीन सकता। एक स्वतंत्र राष्ट्र का सपना, स्वराज का सपना, एक ऐसा स्वतंत्र देश जहां कोई बड़ा कोई छोटा ना हो, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी नींव वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर रखी हो। ये सपना मात्र हमारे अकेले का सपना नहीं, इस मिट्टी में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का सपना है। और देश को जोड़ने का सपना हम परिवार तोड़कर आरंभ नहीं कर सकते। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम यहां सतारा से शासन चलाएंगे, यानी राजे कोल्हापुर से। हम राजे से युद्ध नहीं करेंगे, पर राजे के साथ मिलकर मुगलों से युद्ध करेंगे,
क्योंकि ये युद्ध शांति स्थापना के लिए अनिवार्य हो चुका है। हमारा लक्ष्य युद्ध नहीं है, शांति है। साहू महाराज की जय! सतारा के राजा साहू जी महाराज की जय! सतारा के राजा साहू जी महाराज की जय! सतारा के राजा साहू जी महाराज की जय! पंत प्रतिनिधि का संदेश है। उन्होंने हमें अभी इसी समय मंदिर के पीछे मिलने के लिए बुलाया। इसी संदेश की प्रतीक्षा थी। नमस्कार पंत जी। क्या हुआ पंत जी? हमसे कोई भूल, हमसे कोई अपराध हुआ है क्या? आप इस तरह मुंह फेर कर क्यों खड़े हैं? आप अपने मन में झांक कर स्वयं से पूछिए आचार्य जी। हमने तो वैसा ही किया है जैसे आपने कहा था। गांव के मुखिया के साथ साथ पूरे गांव वालों के मन में बालाजी के परिवार के प्रति घृणा पैदा कर दी। उनके मन में यह विश्वास दिलाया है कि बालाजी का परिवार देशद्रोही है। गांव के मुखिया से कहकर पूरे गांव में बालाजी के परिवार के प्रति सामाजिक बहिष्कार की मुनादी कर दी। उनका दाना पानी भी बंद करवा दिया। परंतु पंत जी, बालाजी का परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। एक से बढ़कर एक धुरंधर है। बाजी नहीं था तो चिमा ने अपना रंग दिखाया। उसने स्वयं अपने आई के लिए औषधि बनाई और तो और उसने अपने आई के साथ मिलकर उनकी सहायता करने वाले गोटिया के परिवार को भी मुखिया से क्षमा दिलवाई। परंतु आप चिंता ना करें पंत जी, अब हम कोई भी सहायता उन तक पहुंचने नहीं देंगे। आपने सत्य कहा गुरुजी। गुरु का दर्जा तो ईश्वर से भी बड़ा होता है और आप गुरु होकर इतना नीचे गिर गए। आपने हम पर अत्याचार किया और गांव वालों के साथ विश्वासघात। यही आपका सत्य है। सत्य वो होता है जो सिद्ध हो सके और तुम इस सत्य को सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, मैंने तुम्हारे परिवार के प्रति षड्यंत्र रचा, लेकिन क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती गुरुजी। मेरा कहने का मतलब था कि बस गुरुजी बस, गप बसा। आप पहले से ही मेरी नजरों में गिर चुके हैं। अब इस तरह की झूठी कहानियां बनाकर स्वयं को और मत गिराइए। आपने हमें बालाजी के विरुद्ध भड़काया, जबकि सत्य यह है कि वो सही थे। साहू जी हमारे असली राजा हैं, जिन्होंने आधा राज्य छोड़ दिया लेकिन अपनों के साथ युद्ध नहीं किया। अब सातारा के सिंहासन पर वही बैठे हैं और हमारी निष्ठा उनके साथ है। खान साहब, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शाहू जी के ऊपर हमले के कारण उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे पिता यानी थाना जी के ऊपर है, जिसको तोड़ पाना असंभव है। जब तक वो है, सिर्फ तब तक। अब कहना क्या चाहते हैं? बेटे को बाप से आगे निकलना है तो बाप को मारना होगा।
साहू जी हमारे असली राजा हैं, जिन्होंने आधा राज्य छोड़ दिया लेकिन अपनों के साथ युद्ध नहीं किया। अब सातारा के सिंहासन पर वही बैठे हैं और हमारी निष्ठा उनके साथ है। शाहू महाराज के सिंहासन पर बैठते ही आपने अपना पाला बदल दिया। ये साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप डर गए हो कि बालाजी का परिवार अब शक्तिशाली हो गया है और यही डर तुम्हें तोड़ रहा है? गुरुजी। बस मुखिया जी, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि संकट के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती है और पिछले कुछ दिनों में हम पहचान गए कि इस गांव में हमारे मित्र कौन हैं और कौन नहीं। मैंने आपके सभी अपराध क्षमा किए क्योंकि गुरु मात्र एक व्यक्ति नहीं होता, प्रतीक होता है, विश्वास का, ज्ञान का प्रतीक। मां सरस्वती का सेवक होता है गुरु। पर जब मां सरस्वती को छोड़कर लक्ष्मी की आराधना करने लगे तो राष्ट्र की नींव हिल जाती है। आप मेरे अपराधी नहीं हैं, हमारी परंपरा के अपराधी हैं। उस परंपरा के जो गुरु को भगवान से ऊपर मानती है। आज आपने उस परंपरा के नाम पर, गुरु के नाम पर कलंक लगा दिया। ये क्या कर रही है? मैं अपने मन में तुम्हारे लिए बुरे शब्द बोल रही हूँ। काय करतोय बाजी? कुछ नहीं बाबा। हे दरबार आहे आणि दरबार की एक मर्यादा होती है। लक्षात ठेव, ये बहुत बड़ा दिन है। आज मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। समझला? हो बाबा। चल। अब ये क्यों कर रही हो? अब मैंने क्या किया? तुम हमेशा कुछ ना कुछ करते हो। तुमने हमारे जैसी भोली भाली, गुणवंती, सुशील कन्या को 2 बार अपने षड्यंत्रों में प्रयोग किया। जब राजे राजा थे तब अपना सत्य छुपाने के लिए, और जब शाहू जी राजा बने तब सत्य बताने के लिए। तुम एक बार में तय नहीं कर सकते कि तुम्हें बात बतानी है या छुपानी है? झूठे कहीं के। ये झूठ नहीं, राजनीति है। हमारी आई कहती है, दोनों एक ही बात है। ये राजनीति और कूटनीति की बात है, तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। तुम
तुम सोचते हो हमें इन बड़े बड़े शब्दों के नीचे दबा के चले जाओगे और हम जाने देंगे? ठीक है, पूरी बात बताता हूँ। ये तुम्हारे गर्दन पे क्या लगा है? महाराज, आपने राजगद्दी पर विराजमान होने से पहले राजे से युद्ध किए बिना तारा रानी साहिब को सम्मान देते हुए स्वयं को राजा घोषित किया। ये राजवंश की परंपरा से बिल्कुल अलग है महाराज। हम महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आपका ये निर्णय भविष्य में भी सही साबित हो। सिंहासन पर बैठने के बाद आप धर्म, रीति और परंपरा तीनों का सम्मान करेंगे, क्योंकि परंपरा सिंहासन की, राज्य की नींव होती है महाराज। परंपरा टूटी तो सिंहासन हिल जाता है। इसलिए राजा को चाहिए कि परंपरा का सम्मान ना करने वालों को अपने निकट स्थान ना दे। शुभम भवा। सुहृता दुर्हता वाता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर वृषेंदुराची कंठी जगे मान मुक्ता फलाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव
हे धर्मपति, धनपति, कलयुग के कुबेर महाराज जी, प्रणाम महाराज। आणि ये इनका परिवार। महाराज, महादेव करे कि आप अपने पिता स्वर्गीय संभाजी महाराज और आपके आजोबा छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह इस देश का गौरव बढ़ाएं। आपके इस स्वराज्य के अभियान में इस सेवक का एक तुच्छ योगदान स्वीकार करें। ये स्वराज्य के शाही खजाने के लिए और ये राजा और राज परिवार के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। और महाराज, ये राज्य के अन्न भंडार के लिए। महाराज जी, आपके सहयोग और समर्थन का बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज, यदि आप हमारे पक्ष में ना आते तो बप्पा जी अन्य सरदारों का हमारे पक्ष में आना असंभव था। महाराज, यदि धन्यवाद ही देना है तो बालाजी और उनके पुत्र बाजी को दीजिए। इन्होंने ही हमें सही राह दिखाई है महाराज। महाराज, हे महावीर हैबतराव, हे नेमाजी शिंदे, प्रणाम महाराज। आपका ये सेवक आपके घुड़सवार दस्ते के लिए विशेष अरबी घोड़े लेकर आया है, जिन्हें अस्तबल पहुंचा दिया गया है। धन्यवाद। क्या समस्या है तुम्हारी? तुम क्यों परछाई की तरह हमारा पीछा कर रहे हो? परछाई तो फिर भी अंधेरे में साथ छोड़ देती है, पर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब शाहू जी महाराज ने हम पर विश्वास कर लिया है तो तुम्हें क्या कष्ट है? आपकी हालत इस चूर चूर हुए लड्डू की तरह है। इस लड्डू में बूंदी है, घी है, साखर है, फिर भी उठाने का मन नहीं करता क्योंकि टूटा हुआ है। आप धनाजी के पुत्र हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, फिर भी आप पर विश्वास करने का मन नहीं करता क्योंकि मैंने दौलताबाद में पर कमबख्श के साथ युद्ध में दोनों में आपका साहस टूटते हुए देखा है। सेनापति का साहस टूट जाए तो उस पर से उसकी सेना का विश्वास भी टूट जाता है। महादेव ने चाहा तो समय के साथ आपका साहस और मेरा विश्वास वापस जुड़ जाए। ये चंद्रसेन जी जा कहाँ रहे? तुम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे बहुत आवश्यक काम है, मुझे जाने दो।
तुम्हारा काम हमारी बात से अधिक आवश्यक नहीं है। खान साहब, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। शाहू जी पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब उनसे मिलना और कठिन हो चुका है खान साहब। इसलिए शाहू जी को सतारा पहुंचने से पहले मार देना था, जब उन तक पहुंचना आसान था। तुमने अपने लाभ के लिए धोखे से हमारी किसी को सच ना बताने की सौगंध तोड़वाई, और हमारी सहेली नंदिनी कहती है आम तोड़ो, अचार की मार्तबन तोड़ो, पण सौगंध कभी मत तोड़ो, कारण सौगंध तोड़ने से पाप लगता है। शायद इसीलिए जब से हमने सौगंध तोड़ी है, सब गड़बड़ हो रहा है। हमारे आई बाबा आपस में बात तक नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें सौगंध तोड़ने का पाप अपने सर लेना होगा, उसके बाद हमारे घर में सब ठीक हो जाएगा। हम आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। मतलब आप आजम से मिलने के लिए जा रहे हैं? हाँ, इसलिए और भी जरूरी है कि यहाँ का काम तुम जल्द से जल्द पूरा करो। हम क्या कर सकते हैं खान साहब? शाहू जी के ऊपर हमले के कारण उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे पिता यानी थाना जी के ऊपर है। जब तक वो है, सिर्फ तब तक। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि पौधा दरख्त तब बनता है जब ऊपर से बरगद का साया हट जाए। अगर बेटे को बाप से आगे निकलना है तो बाप को मारना होगा। क्या मैं सौगंध तोड़ने का पाप अपने सर ले लूं? मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता। खान साहब, थाना जी हमारे पिता हैं, भूलिए मत आप। वो जरूर आपके बाप हैं, और उन्होंने बाप का फर्ज नहीं निभाया। आप उनकी औलाद हैं चंद्रसेन, और उनकी आंख का तारा है बालाजी। उन्होंने हमेशा बालाजी को तुमसे ज्यादा मोहब्बत दी है, तुमसे ज्यादा भरोसा हमेशा बालाजी पर किया है। सोच लो चंद्रसेन, बालाजी का वफादार कुत्ता बनकर उम्र काटना चाहते हो, या वो शेर बनकर इस पर खुद थाना जी को फक्र हो? बोलो। पर हम तो रखते हैं, और जब तक तुम ये पाप अपने सर नहीं लोगे, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है, बता क्या करना है? तुम्हें वृक्ष के नीचे सर के बल खड़े होकर ये कहना होगा कि सौगंध तोड़ने का सारा पाप तुम अपने सर ले रहे हो। उस वृक्ष के नीचे? लग तो ऐसा रहा था जैसे दो लोग बातें कर रहे हैं, और दिखा सिर्फ चंद्रसेन। चंद्रसेन जिससे बात कर रहा था वो कौन था, और गया कहाँ? तुम्हें लगता है तुम इतनी सरलता से काशी को चकमा दे दोगे? नहीं लंगूर, हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। काशी, मैं हवा हूँ जो किसी के रोके नहीं रुकती। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, पर मुझे नहीं रोक पाओगे।
मेरे कारण तुम्हारे जीवन में एक छोटी सी समस्या आई और अब तुम्हारे कारण मेरा काम अधूरा रह गया, जिसके कारण देश के पूरे जीवन पर समस्या आ सकती है। हम दोनों का हिसाब बराबर, बस। तुम कितने स्वार्थी, अकड़ू और बदतमीज हो। हम भगवान से प्रार्थना करते कि हमारे जीवन में कभी तुम्हारे जैसा लड़का ना आए। मात्र तुम ही नहीं, सारी लड़कियां व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटका देती है। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में तुम्हारी जैसी तो क्या कैसी भी लड़की ना आए। जो चंद्रसेन दौलताबाद में संकट की एक आहट को सुनते ही भाग गए थे, जो कम्बक्ष के सेना के सामने अपनी सेना को नायक वीर छोड़कर चले गए थे, उन्हें आज सेना की एकता की चिंता कैसे हो गई? वो सेना को जोश दिलाने जा रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही। अभी भी चंद्रसेन पर संदेह है? क्षमा चाहता हूँ काका, पर ये संदेह नहीं, सावधानी है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के मराठा सरदारों ने महाराज को अपना समर्थन दिया है। उनकी सेनाएं, उनकी युद्ध नीतियां एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। महाराज, हम सोच रहे थे क्यों ना हम जाकर भिन्न भिन्न क्षेत्रों के उन सैनिकों को एक दूसरे के साथ सहज होने में, एक दूसरे को समझने में उनकी सहायता करें। हमारे बाबा कहते हैं, जहां पर एकता है वही विजय है। चंद्रसेन बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराज, मोती तो हमें मिल गए हैं, अब उन्हें माला में तो पिरोना पड़ेगा ना। बरोबर। चंद्रसेन जी, आप इसी क्षण रवाना होंगे। बाबा, जो चंद्रसेन दौलताबाद में संकट की एक आहट को सुनते ही भाग गए थे, जो कम्बक्ष के सेना के सामने अपनी सेना को नायक वीर छोड़कर चले गए थे, उन्हें आज सेना की एकता की चिंता कैसे हो गई? वो सेना को जोश दिलाने जा रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हें अभी भी चंद्रसेन पर संदेह है? ऐसी कोई बात नहीं है ताराजी। बालाजी, सत्य कितना भी कड़वा क्यों ना हो, बोल देना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ काका, पर ये संदेह नहीं, सावधानी है। ठीक है बेटा, तुम अपनी सावधानी के साथ रहो, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा पुत्र तुम्हें और तुम्हारी सावधानी को गलत साबित कर देगा। बड़ा गंदा है ये बालू, हम चार चतुर ये चिरकुट जालू। लवकर लवकर चलो। लवकर। चल। भाई साहब, आपके और आपके परिवार के प्रति हमसे जो अपराध हुआ है, हो सके तो उसके लिए
इस गांव को क्षमा कर दीजिएगा। चलो। तानाजी यानी चंद्रसेन सेना और प्रतिरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में व्यस्त है। सेना और सुरक्षा व्यवस्था एक राज्य का शरीर होता है, यानी उसी शरीर की आत्मा होती है मंत्री परिषद यानी प्रशासन। इसलिए हम चाहते हैं कि आप मंत्री परिषद का गठन करने में हमारी सहायता करें बालाजी, जिससे देश की प्रगति, देश का विकास हो सके। आप प्रजा की आवश्यकताओं से भी परिचित हैं, यानी हमारी आशाओं से भी। इसीलिए आप एक ऐसी सूची बनाएं जिससे हमें पता चले कि कौन सा व्यक्ति किस पद के योग्य है। हो महाराज। बालाजी, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपना वचन नहीं भूले होंगे। यदि शाहू जी को हमारा और हमारे साथियों का समर्थन चाहिए तो उन्हें एक वचन देना होगा कि जब भी वो सातारा के सिंहासन पर बैठेंगे हमें पेशवा बनाएंगे। विश्वास कीजिए पापा जी, हम अपना वचन नहीं भूलते। एक बार अगर आप पेशवा बन गए बप्पा जी, उसके बाद तो आप इस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे। हमारा तो यही मानना है हैवतराव जी कि सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, परंतु सबसे पहले हम सुखी हों। आइए। एक बार हमने अपने मित्र के साथ वन में एक शेर को एक हिरण का शिकार करते हुए देखा था। वो हिरण सहमा हुआ, घबराया हुआ, अपनी पूरी ताकत के साथ बहुत तेजी से भाग रहा था और शेर भी उसके पीछे उतनी ही तेजी से भाग रहा था। हम और हमारा मित्र ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे थे कि वो हिरण उस शेर के चंगुल से बच जाए। वो हिरण तो नहीं बच सका, पर उस दिन एक बात हमारी समझ में आई कि जो लोग उस शेर को हिरण का शिकार करते हुए देख रहे थे, वो हिरण के उस शेर से बच जाने की प्रार्थना केवल इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो हिरण से प्रेम करते, बल्कि वो हिरण के बच जाने की प्रार्थना केवल इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो शेर से नफरत करते हैं। खतरा सदैव शक्तिशाली से होता है और इस समय शाहू जी से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। वो शक्तिशाली है पर उनके पास संयम नहीं है। तभी तो एक छोटे से बच्चे के कहने पर वो देश के 2 टुकड़े करने के लिए तैयार हो गए। ये चंद्रसेन करना क्या चाहता है? शाहू जी की सेना को उन्हीं के खिलाफ क्यों भड़का रहा है? अब निर्णय आप लेंगे। क्या आप ऐसे राजा का साथ देंगे जिन्होंने अपनी मां को मुगलों की कैद में छोड़ दिया ताकि वो सिंहासन पर राज कर सके, या फिर ऐसे राजा का साथ देंगे जिसने अपनी मां की सुरक्षा के लिए सिंहासन को छोड़ दिया? वो राजा राजे हैं जो इस बहरूपिये से हमारे देश को बचाने वापस आएंगे। अब आप ही बताइए, क्या आप ऐसे राजा का साथ देंगे जो अपने शत्रुओं पर आक्रमण नहीं करता, उनसे मित्रता करता है, या फिर देंगे ऐसे राजा का साथ जो अपने शत्रुओं को पूर्ण समाप्त करने का संकल्प रखते हैं?
शास्त्रों में कहते हैं राजा का मंत्री उससे बनना चाहिए जो अपने मन से अधिक राजा के मन की बात जानता हो, और सेनापति उससे बनना चाहिए जो अपने मन से अधिक शत्रु के मन की बात जानता हो। और धनाजी सेनापति बनने के लिए सर्वथा योग्य है। उन्होंने वर्षों तक तारा रानी साहब के यहां सेवा की है। वे उनके मन की बात को पहचानते हैं। रानीबाजी, जब तक धनाजी जीवित है शाहू जी का बाल भी मां का नहीं हो सकता। पर बाबा, आपको कैसे पता चल जाता है कि मंत्री परिषद में कौन सा पद किसे देना चाहिए? युद्ध में हर शस्त्र का अपना एक महत्व होता है बाजी। सही समय पर सही जगह पर एक सुई भी तलवार से अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। मंत्री परिषद का चुनाव इसी सिद्धांत पर होता है। सही समय पर सही व्यक्ति का चुनाव ही राजनीति है। और आपको लगता है कि पेशवा के पद के लिए बप्पा जी सही व्यक्ति हैं? मैं जानता हूँ बाबा, उन्होंने आपको समर्थन इसी शर्त पर दिया है। पर बाबा, हमारा उद्देश्य स्वराज है, स्वार्थ नहीं। पापा जी के पेशवा बनने में क्या समस्या है? वे लोकप्रिय हैं, नीति और धर्म भी समझते हैं, और उन्हें मराठा सरदारों का समर्थन भी प्राप्त है। पेशवा के चुनाव के लिए यह नहीं देखा जाना चाहिए कि व्यक्ति के पास कितना समर्थन है, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि व्यक्ति कितना समर्थ है। पेशवा राजा का दायां हाथ होता है, और ये एक पद नहीं, दायित्व है। और ये दायित्व मात्र उसे देना चाहिए जो स्वयं से पूर्व स्वराज से प्रेम करता हो, जिसके एक हाथ में साहस और दूसरे में सत्य हो, जो नीति कुशल तो हो पर धूर्त ना हो, जिसमें यथास्थिति को समझने की सूझबूझ और उसे बदलने की हिम्मत दोनों हो। तुम्हारे मन में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम है बाजी? वो व्यक्ति मेरे सामने खड़े हैं। हम तुम्हारे पिता हैं बाजी। यानी पुत्र पिता के गुणों को बढ़ाकर और दोषों को घटाकर देखता है। हमें तो देश की सेवा करनी है, शासन नहीं। हमने पापा जी को वचन दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे था।
कोई था तो वो गायब कैसे हो गया? उस समय चंद्रसेन जी जिससे बात कर रहे थे वो भी ऐसे ही गायब हो गया था। जो 2 बार हो वो संयोग नहीं हो सकता। मुझे शाहू जी के पास जाना होगा। वो जरूर आपके बाप हैं, पर उन्होंने बाप का फर्ज नहीं निभाया। आप उनकी औलाद हैं चंद्रसेन, और उनकी आंख का तारा है बालाजी। अगर बेटे को बाप से आगे निकलना है तो बाप को मारना होगा। आपके पिता धाना जी के मुंह से हमने बालाजी के बारे में प्रशंसा सुनी, बाजी के बारे में प्रशंसा सुनी, पर आपकी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो चंद्रसेन? तुम तो कल सुबह लौटने वाले थे बेटा। यहाँ सब ठीक है ना? तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। धना जी की सुरक्षा व्यवस्था कोई नहीं तोड़ सकता, और उनके रहते हुए शाहू जी पे एक आंच भी नहीं आ सकती। कितनी जल्दी कैसे आ गए बेटा? हमारे पुत्र होकर हमारी तलवार से डर रहे हो? कहीं संकट धनाजी पर ही तो नहीं है? उनका बेटा चंद्रसेन भी यहाँ नहीं है। कहीं ऐसे में कोई उन्हें ही निशाना तो नहीं बना रहा? बाबा, हम बहुत समय से आपसे एक बात कहना चाहते हैं, पर यह बात कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे। कहो बेटा, कहो। शाहू जी की हत्या का प्रयास हमने ही किया था। बाजी ने सत्य कहा था, उस पर हमला हमने किया था। शाहू जी छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र है। उनकी रगों में शिवाजी महाराज का रक्त बहता है। तुमने उस रक्त को बहाने का प्रयास किया। तुमने मात्र शाहू जी की नहीं, बल्कि इस देश के भविष्य की हत्या करने का प्रयास किया है। क्यों? ऐसी गद्दारी क्यों?
गद्दारी हमने नहीं की है बाबा, गद्दारी आपने की है। इतने वर्षों से हम तारा रानी साहेब और राजे के प्रति वफादार रहे हैं, और उस बालाजी के कहने पर आपने एक क्षण में अपनी सारी वफादारी बदल दी। और ये निर्णय लेने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उस निर्णय का आपके बेटे के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर क्या असर पड़ेगा? एक बार भी नहीं सोचा। हमारे पुत्र होकर तुम ऐसा सोचते हो कि हम किसी के कहने पर अपनी वफादारी बदल देंगे? हमने शाहू जी का साथ दिया क्योंकि वो राजा बनने योग्य हैं, राजे नहीं। पर हमारी निष्ठा देश के प्रति है, सिंहासन के प्रति नहीं। हमने जो कुछ किया अपने देश प्रेम के लिए किया, ना कि बालाजी के कहने पर। और तुम्हारे बाबा के कान अभी इतने कच्चे नहीं है। हमने आपको आज तक बालाजी और उसके पुत्र की बातों में आते हुए देखा है बाबा। हम पुत्र हैं आपके, उसके पश्चात भी आप उस बालाजी और उसके बेटे को अपने सगे पुत्र से ज्यादा मान देते हैं। बालाजी के प्रति इतनी घृणा क्यों है तुम्हारे अंदर, क्यों? उस बालाजी के कारण हम अपने बाबा के बेटे नहीं बन सके। आज तक तारा रानी साहेब के सामने आपके मुंह से हमने अपनी प्रशंसा का एक शब्द नहीं सुना बाबा। बड़ा बालाजी और उसके पुत्र की प्रशंसा करते हुए थमते नहीं। क्यों बाबा? बालाजी के प्रति इतनी घृणा क्यों है तुम्हारे अंदर, क्यों? उस बालाजी के कारण हम अपने बाबा के बेटे नहीं बन सके। आज तक तारा रानी साहेब के सामने आपके मुंह से हमने अपनी प्रशंसा का एक शब्द नहीं सुना बाबा। बड़ा बालाजी और उसके पुत्र की प्रशंसा करते हुए थमते नहीं। क्यों बाबा? बेटा, यदि वैसा ही साहस, वैसा ही पुरुषार्थ और वैसी ही दूरदृष्टि तुम भी दिखाते ना, तो हम तुम्हारी भी उतनी प्रशंसा करते जितनी बालाजी की करते हैं। नहीं बाबा, नहीं। आपने आज तक जितने अवसर उस बालाजी को दिए ना बाबा, उतने अवसर यदि आपने हमें दिए होते ना, तो हम उससे अधिक चमत्कार करके दिखाते आपको बाबा। और ये विश्वास है हमारा, जितने गुण आपके उस बालाजी के अंदर हैं, उतने ही गुण आपके इस पुत्र के अंदर भी हैं, लेकिन आप कभी देख नहीं पाए। आपका पुत्र महत्वाकांक्षी है, अपने पिता और अपने परिवार के लिए समर्पित है, हमें साहस भी है। और साहस केवल युद्ध के मैदान में नहीं दिखाया जाता बाबा। साहस के कई रूप होते हैं। रूप तो तुम्हारे भी बहुत है चंद्रसेन, पर तुम सोचने बहुत लगे हो। हमें तुम्हारी योग्यता पे संदेह नहीं है चंद्रसेन, पर एक सेनापति होने के नाते हम चाहते थे कि तुम हमारे नाम के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पे आगे बढ़ो। सहारा नहीं चाहिए था बाबा, आपका प्यार चाहिए था हमें। आपने कभी बेटा कहकर हमें सीने से नहीं लगाया, कभी कंधे पर हाथ रखकर यह नहीं कहा बाबा कि पुत्र
हमें गर्व है तुम पर, कभी नहीं कहा बाबा। हम पुत्र तो बन गए बाबा, पर आप एक पिता नहीं बन पाए। पुत्र की असफलता पिता की भी असफलता होती है बेटा। काश कि हम तुम्हें एहसास करा पाते कि इस दुनिया में तुमसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे प्रति तुम्हारा क्रोध ये तुमसे क्या करवाने जा रहा था? वो तो महादेव की कृपा है कि बाजी ने शाहू जी को बचा लिया। बेटा जो हुआ सो हुआ, अब हम सब कुछ नए सिरे से आरंभ करेंगे। तुम्हें वचन देता हूं, कभी तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगा, कभी नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ काका कि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई। आपका विश्वास है कि चंद्रसेन जी के विषय में मेरे विचार गलत हैं और मुझे आशा है कि चंद्रसेन जी के विषय में मेरे विचार गलत निकले। आपने अपने पुत्र को गले लगाने में बहुत देर कर दी बाबा। काका उठा, काका। दादाजी, 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 दादाजी। बाजी सारे खिड़की दरवाजे खोल दो। ओ महाराज। दादाजी, धानाजी, दादाजी, दादाजी। हमने एक सैनिक को चंद्रसेन जी को लाने के लिए भेज दिया। ये कैसे हुआ बाजी? मैं नामों की सूची बनाने के बाद कक्ष से बाहर निकला तो मुझे आभास हुआ कि कोई महाराज के कक्ष की ओर जा रहा है। महल की इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लांघकर कोई अंदर कैसे आ सकता है? यह स्वयं धाना जी का बनाया हुआ अवैध सुरक्षा चक्र है।
इसे तोड़कर महल के अंदर आना असंभव है। मुझे बाहर से कोई नहीं है, महल के अंदर ही था। किसी पर संदेह बालाजी? धाना जी की हत्या नहीं हुई। अगर इन्हें किसी भी प्रकार का विष दिया गया होता तो उसके लक्षण अवश्य इनकी आंख में दिखते हैं। अगर इन्हें गला दबा के मारा गया होता तो धाना जी जैसा योद्धा संघर्ष करता और संघर्ष के चिन्ह इनके शरीर पर होते। मेरा मत है इनकी मृत्यु बढ़ती आयु के कारण हृदयघात से हुई है। बाबा, बाबा, बाबा उठिए। बाबा क्या हुआ आपको? बाबा, बाबा ऐसे क्यों? बाबा, बाबा देखिए ना कौन? आपको कुछ नहीं हो सकता। अपने पुत्र को देखिए, आपके सामने बैठा है। बाबा जी देखिए ना, आप कितने अभागे हैं। अपने पिता के आखिरी समय में हम इनके साथ नहीं थे। स्वयं को संभालिए चंद्रसेन जी। धना जी के हाथ में यह अंगूठी किसकी हो सकती है? धाना जी के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए बालाजी। धाना जी एक महान योद्धा थे। उनका अंतिम संस्कार संपूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इस समय कुछ कहना सही नहीं। मैं बाबा से बाद में बात करूंगा। आई, शाहू जी के राजा बनते कितना अच्छा समय आ गया ना। शाहू जी राजा बन गए, अब मेरे पक्के वाले दांत भी आ जाएंगे। भोजन में भी पहले जैसा स्वाद आ गया काकू। शाहू जी महाराज की जय। आई, भाव को कितना गर्व हो रहा होगा ना कि वो शाहू जी जैसे महान राजा के राज तिलक उत्सव में उपस्थित थे। भाऊ और बाबा ने कितना लंबा संघर्ष किया है, पर अंत में उन्होंने अपना लक्ष्य पा ही लिया। नहीं चिमना, तेरे बाबा और भाऊ ने मात्र लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया है। स्वराज का लक्ष्य अभी बहुत दूर है। उस लक्ष्य के मार्ग में कठिनाइयां भी हैं और चुनौतियां भी। महादेव करे तेरे बाबा और भाऊ शाहू जी को सही निर्णय लेने का साहस और प्रेरणा देते रहे, क्योंकि शाहू जी जो निर्णय लेंगे उसका प्रभाव हमारे परिवार पे पड़ेगा। तो पढ़ने देना है। हमने कठिन समय को एक बार हराया, हर बार हराएंगे। नहीं चिन्ना, इस परिवार ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है। अब इसके बाद ये परिवार और कुछ नहीं खोएगा। जो कठिन समय इस परिवार ने देखा था वो इसके बाद कभी नहीं देखेगा। कधीच नहीं। मुख अग्नि देने से पहले मटका लेकर अपने पिता के शरीर की परिक्रमा कीजिए। हम इस आशा के साथ इस सेना में शामिल हुए थे कि धनाजी के नेतृत्व में हमें युद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन धनाजी के नेतृत्व में जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़े थे, पर भाग्य ने हमसे अवसर ही छीन लिया। हम धनाजी के पुत्र चंद्रसेन जी को सांत्वना और सहायता दोनों देने आए हैं। हमारी जो निष्ठा धनाजी के प्रति थी, वो ही निष्ठा
उनके पुत्र के प्रति भी रहेगी। क्षमा कीजिए, हम तो स्वयं को संभाल चुके थे, पर आपके भीतर अपने पिता का इतना आदर देखकर हमारी आंखें फिर से नम हो गई। आपके पुत्र ने तो सही अर्थों में शत्रु के इरादों पे पानी फेर दिया। तुम वीर माता पिता की वीर संतान हो बाजी। इन सैनिकों की तरह संसार एक दिन तुम्हारी वीरता को भी नमन करेगा। अभी भी चंद्रसेन पर संदेह है? ये संदेह नहीं, सावधानी है। तुम अपनी सावधानी के साथ रहो, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा पुत्र तुम्हें और तुम्हारी सावधानी को गलत साबित कर देगा। मुझे क्षमा कर दीजिए धना जी, आपके अंतिम समय में मैं एक कटु सत्य बोलकर आपका दिल दुखाया था। मेरे बाबा और मेरे परिवार पर आपका ऋण है धना जी। उस ऋण की सौगंध, यदि आपकी मृत्यु के पीछे कोई रहस्य है तो मैं उस तक पहुंच के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। वो अंगूठी जिसकी उंगली से गिरी है, उसकी उंगली पर अंगूठी का निशान अवश्य होगा। मुझे बाबा को इस बारे में बताना चाहिए। बालाजी, ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है। पण काय करो, धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए आगे तो बढ़ना ही होगा। क्या आपने मंत्री परिषद की संभावित नामों की सूची शाहू जी के समक्ष प्रस्तुत कर दी? हो पापा जी, आणि पेशवा के लिए हमने आपका नाम महाराज के सम्मुख रखा है, पर अंतिम निर्णय महाराज का होगा। निर्णय तो हमारे ही पक्ष में होगा। हमारे अतिरिक्त पेशवा जैसे सम्मानित पद को संभालने की योग्यता और किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं।
चंद्रसेन जी, आप अपने पिता की मृत्यु के लिए शोकाकुल हैं। इस समय आपका दरबार में उपस्थित रहना आवश्यक नहीं था। हमारे बाबा ने हमें सिखाया है कि कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस राज्य के निर्माण में संपूर्ण रूप से स्वयं को देना ही शायद हमारे बाबा को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धनाजी जाधव फक्त एक व्यक्ति न होते, मराठी साम्राज्य का एक स्तंभ थे। धनाजी का अंत एक युग का अंत है। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, हमारी सेना की निष्ठा धनाजी के प्रति इतनी है कि उनके जाने के बाद सेना की दृष्टि में चंद्रसेन जी ने वो पद प्राप्त किया है। इसीलिए आज आम्ही घोषणा करतो कि हमारे सेनापति चंद्रसेन जी होंगे। सेनापति चंद्रसेन जी की जय। 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 महाराज, आपने हमें इस दायित्व के योग्य समझा, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हम संपूर्ण प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास पर खरे उतर सके। आणि अब समय है आज के सबसे बड़े पद की घोषणा करने का, पेशवा की घोषणा। पेशवा मात्र एक ऐसा व्यक्ति ही बन सकता है जो स्वप्न देखना भी जानता हो और उन्हें साकार करना भी, जो शस्त्र का भी धनी हो और शास्त्र का भी, जो तन से योद्धा और मन से साधु, जो मात्र हमारी हां में हां ना मिलाए अपितु ना बोलने का साहस भी रखता हो, जिसकी निष्ठा पर ना किसी को संदेह हो ना ही उसकी योग्यता पर। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हमारे पेशवा होंगे बालाजी विश्वनाथ भट्ट। शाहू जी राजनीति में कच्चे हैं, हम राजनीति में कच्चे नहीं हैं। आप सोच रहे थे कि पेशवाई न मिलने से रुष्ट होकर हम ये दरबार छोड़कर चले जाएंगे, परंतु ऐसा होगा नहीं। स्मरण रहे बालाजी, पेशवा बनना अलग बात है और पेशवा बने रहना एक अलग बात।